गोहिल वंश। तो गोहिल वंश की स्थापना कब हुई थी? 566 में। किसके द्वारा की गई? ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? वो कौन से राजा के टाइम का? शिलादित्य गोहिल का कौन सा वंशज था? कौन से माता जी का मंदिर बताता है? और कौन से उद्योग की जानकारी देता है? इस गोहिल वंश की कितनी ब्रांचेस थी? वो कौन से हिंदू थे? कहां कहां राज किया इन लोगों ने? मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या थे? बड़ा राजा, पहला बड़ा राजा कौन हुआ इनका? वो किसका अनुयायी था? उनके आशीर्वाद से क्या जीता था उसने? चित्तौड़ किसको हरा के जीता था? कब जीता था? 734 में। और उसने राजधानी कहां बनाई? नागदा में। मंदिर किसका बनवाया? ये खुद को अपने आप क्या मानते थे? एकलिंग जी का दीवान। और उसने मेवाड़ में कौन सी धातु के सिक्के चलाए थे? और वो सोने का सिक्का कितने ग्रेन का? इतनी बात। एक और बड़ा था, चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया था? सूर्य मंदिर, जो आजकल क्या है? कालिका माता। इतनी बातें बड़ी। अच्छा, कल मैं आपको बता रहा था कि बापा रावल को नागदा से लेके इसलिए आए थे क्योंकि अरबों के आक्रमण का खतरा था। तो कहा कि भाई अरबों का आक्रमण तो रोक दूं। तो इसने कहा वो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। इसने अपने आसपास के राजाओं की गठबंधन बनाया, गुजरात साइड के कई राजा बुलाए, राजस्थान के और राजा बुलाए, पूरा एक सेना तैयार की। फिर यहाँ से मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। कहां तक चला गया था? उस समय जो अरबों का मुख्य अड्डा बना हुआ था वो था गजनी। कौन सा था? तो इसने कहा भाई गजनी छोड़ के आऊंगा लो मैं तुम्हें। तो मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया था? गजनी। गजनी अफगानिस्तान में जगह। गजनी कहां पड़ता है? अफगान। और वहां गजनी में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था सलीम। क्या नाम था? वो सलीम को हटाता है और सलीम को हटा के अपने भांजे को राजा बना गया था। किसको बना गया था? भांजे का नाम वाम तो नहीं आता, पर यूं आता भाई अपने भांजे को राजा बना दिया था। तो अपने भांजे को कहां का राजा बनाया था? गजनी। किसको हटा के? गजनी कहां पड़ता है? किसने किया ऐसा? बापर। लिखो। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। He moved up to Ghazni after defeating Muslim army. मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। He moved up to Ghazni after defeating Muslim army. मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। He moved up to Ghazni after defeating Muslim army. He moved up to Ghazni after defeating Muslim army. इसने गजनी के राजा सलीम को हटा दिया। He deposed Ghazni's king Salim. इसने गजनी के राजा सलीम को हटा दिया। He deposed Ghazni's king Salim. गजनी के राजा सलीम को हटा दिया। He deposed Ghazni's king Salim. तथा अपने भांजे को राजा बना दिया। And coronated his nephew. तथा अपने भांजे को राजा बना दिया। And coronated his nephew. तथा अपने भांजे को राजा बना दिया। And coronated his nephew. अब जब ये उधर गजनी की तरफ गया था तो पाकिस्तान में एक जगह पर इसकी सेना कुछ दिनों तक पड़ी रही। वहां पर कालांतर में वहां पर बन गया गांव। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? किसकी सेना पड़ी रही थी वहां पे? बापा राव। किसी ने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? कि वही गांव है जहां पे रावल की सेना पड़ी रही थी। तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते उसका नाम क्या हो गया? तो पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम बापा रावल के कारण है। तो पूछे भाई रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है? क्योंकि किसका मिलिट्री कैंप लगा था? बापा रावल का सैनिक शिविर था। बापा रावल की सेना वहां पे रही थी। रावल दा पिंड, पिंड का मतलब क्या होता है? गांव। तो रावल दा पिंड करते करते क्या हो गया? रावलपिंडी। लिख लो। इसके कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। इसके कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। इसके कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। पाकिस्तान के कौन से शहर का नामकरण हुआ? रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। अपने एक इतिहासकार हुए हैं भारत के, उनका नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य, CV वैद्य। क्या नाम है? पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य का दो या CV वैद्य। वो कहते हैं कि जिस समय बापा रावल मुस्लिम सेना को हरा रहा था भारत में, ठीक उसी समय यूरोप में एक बंदा मुस्लिम सेना को हरा रहा था। उसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। क्या नाम था? तो चार्ल्स मार्टेल मुस्लिम सेना को कहां हरा रहा था? यूरोप।
और बापा रावल कहाँ रह रहा था? कहाँ रह रहा था? भारत। इसलिए बापा रावल की तुलना किससे की जा सकती है? चार्ल्स मार्टेल खुद फ्रांस का था। कहाँ का था? वो एक फ्रेंच कमांडर है, फ्रांसीसी सेनापति है, लेकिन मुस्लिम सेना कहाँ रह रहा है? यूरोप। इसका मतलब अरबों ने दोनों तरफ अटैक किया। अरबों ने एक अटैक किया भारत की तरफ, अरबों ने अटैक किया यूरोप की तरफ। यूरोप में कौन रह रहा है उनको? चार्ल्स मार्टेल, जो कि कहाँ का है? फ्रांस। भारत में उनको कौन रह रहा है? बापा रावल, जो कि कहाँ का है? मेवाड़। कहाँ का है? तो बापा रावल की तुलना कौन से फ्रेंच कमांडर के साथ की जाती है? ये तुलना कौन करता है? किसी भी आदमी की तुलना क्यों की जाएगी? जब दोनों एक जैसे काम करेंगे। दोनों ने एक जैसा क्या काम किया? तो दोनों ने किसको हराया था? मुस्लिम सेना को। देख लो। इतिहासकार सीवी वैद्य ने, हिस्टोरियन सीवी वैद्य, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, हिस्टोरियन सीवी वैद्य, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, हिस्टोरियन सीवी वैद्य, बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। कंपेयर्ड बापा रावल टू फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल। बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। कंपेयर्ड बापा रावल टू फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल। बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। कंपेयर्ड बापा रावल टू फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल। बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। किससे की थी? चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल खुद कहां का था? अब लिखो बापा रावल की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ बापा रावल। क्या क्या उपाधियां बताओ देखिए। हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। क्या क्या नाम दोहराओ तो? हिंदू सूरज, राजगुरु और हिंदुओं का बड़ा राजा था, मुस्लिमों के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए उपाधि क्या हो गई? हिंदू। और ये उपाधि इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में मेवाड़ के सारे राजा नाम क्या क्या लगाते? हिंदू। क्या लगाया करते? हिंदू। एक और उपाधि क्या है? राजगुरु। मैंने तो अभी बताया था, पहली लाइन यही बोली कि आसपास के बाकी राजाओं को एक साथ करके फिर गजनी की तरफ अटैक करता है, तो बाकी राजाओं का गुरु है। बाकी राजा उसके अंडर में लड़ रहे हैं, इसलिए उपाधि क्या हो गई? अच्छा, एक हिंदी में या संस्कृत में एक टर्म होती है, हम अक्सर, आपने कभी नाम सुना हो, चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं? भगवान राम एक चक्रवर्ती राजा थे। ऐसा राजा जिसने चारों दिशाएं जीत लियो, उनको बोलते चक्रवर्ती। क्या बोलते? जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब दिशाओं में दुश्मनों को हरा के आ जाए, उन राजाओं को हम क्या बोला करते? चक्रवर्ती। राजस्थानी में उस चक्रवर्ती को अपने बोलते हैं चकवे। क्या बोलते हैं? तो मेरे को याद है, अब भी घर में दादाजी से कहानियां सुनते, तो हिंदी में मैंने कभी पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा, भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे। दादाजी ने घर पे सुना करते, भगवान राम चकवा राज करो। चकवा राज करो मतलब उन्होंने चारों तरफ राज किया। ऐसा राजा जो चारों दिशाओं को जीत ले, उसको क्या बोला करते? चकवे। जो बाकी राजाओं को अंडर में लेके फिर युद्ध लड़े, कौन हो गया? राजगुरु। हिंदुओं को बचाए, मुसलमानों के खिलाफ लड़े, तो क्या हो गया? हिंदू। तो क्या क्या उपाधि होगी बताओ देखिए। हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे। किसकी उपाधियां? किसकी उपाधियां? अरे बापा रावल का वास्तव में नाम था कालभोज। क्या नाम था? आप लिखो, फिर मैं बताता हूँ। लिखो, वास्तविक नाम कालभोज। एक्चुअल नेम, वास्तविक नाम कालभोज। एक्चुअल नेम कालभोज। वास्तविक नाम क्या था? अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर, जब इसका नाम कालभोज है, तो 2 दिन से क्यों बापा रावल कर रहे हो? कालभोज ही पढ़ा देते। आपने 10 लाइनें लिखवा दी, सारी की सारी बापा रावल के नाम से लिखवाई है, और अब लास्ट में जाके आप कर रहे हो, सवालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और नाम क्या है इस बंदे का? अब सुनिए, इसका वास्तव में नाम कालभोज ही है। बापा रावल कोई नाम होता भी नहीं। मेवाड़ में राजा को बोला करते रावल। क्या बोलते? ये अपने राजाओं की उपाधियां थी। कोई राजा रावल लगाता, कोई राणा लगाता, कोई राजा लगाता, कोई राव लगाता, कोई रावत लगाता। फिर जब जैसे साम्राज्य बड़ा होता, रावत हो जाता महारावत, रावल हो जाता महारावल, राणा हो जाता महाराणा, राजा होता महाराजा। पर ये उपाधियां थी, ऐसी रावल उपाधि थी। तो रावल बापा के आगे जो रावल लगा हुआ, रावल का सिंपल मीनिंग है राजा। जैसे आप बोलते हो राणा प्रताप, तो राणा उसमें क्या है? टाइटल। तो वैसे रावल इसका अपने आप में क्या है? टाइटल है।
सवाल बापा पे है कि बापा क्या है। आपने गुजरात का सीमावर्ती जो भी इलाका है, गुजरात के टच करता हुआ जो इलाका, सिरोही, ये उदयपुर वाला इलाका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो गुजरात के पूरा टच करता है, गुजरात में और अपने टच करते हुए राजस्थान के इलाके में कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा हो, सम्माननीय आदरणीय जो बंदा हो, उसको बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं? इसलिए अक्सर मेवाड़ी या गुजरात का जो भी आदमी होता है, मंदिर भी जाके तेरे को पूछ ले कहाँ जाके, बाउसिन जाना है, बाउस बाप जी के जाके आए थे, बाउसी के जाके आए थे। तो बाप जी भगवान को कहते हैं। बाप जी किसको कहते हैं? भाई रेस्पेक्टेड होते हैं भगवान जी, तो भगवान जी को क्या कहते हैं? बाप जी। या भगवान को क्या कहते हैं? बाप जी। फिर धीरे धीरे और कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा होता, उसके नाम क्या भी बाप जी लगाने लगे। राजा से ज्यादा रेस्पेक्टेड कौन होगा? तो राजा को भी क्या बोलने लगे? बाप जी। तो किसी ने पूछा भाई आजकल रावण कौन है तुम्हारे? बाप जी रावण है। बाप जी रावण, बाप जी रावण, बाप जी रावण करते करते कहीं हो गया बापा रावल, कहीं हो गया बप्पा रावल, कहीं हो गया बप रावल, अलग अलग नाम है। अपने को जो अच्छा लगे वो पढ़ लिया जाए। वास्तव में इसका नाम तो क्या था? कालभूत। राजा को क्या बोलते थे? रावल। बड़ा आदमी था, आदरणीय था, सम्माननीय था, इसलिए क्या बोल दिया? बापा। और आने वाली पीढ़ी उनका, हमारा तो सबसे ज्यादा लखन वाला यही हुआ था, ये बाप जी सबसे अच्छा था, तो उन्होंने अपने अभिलेखों में क्या लिखवा दिया? बापा रावल ही लिखवाना शुरू कर दिया। बाकी बापा रावल कोई नाम नहीं है। नाम क्या था उस बंदे का? और गुजरात में या अपने इस मेवाड़ वाले पार्ट में ये व्यवस्था आज दिन तक है। आज भी कोई भी रेस्पेक्टेड जो बंदा होता है उसको बोलते हैं बापू। गुजराती क्या बोलते हैं? इसलिए गांधी जी क्या कहते हो आप? गांधी इसलिए बापू नहीं है कि डोकरे हैं, इसलिए बापू है क्योंकि गुजराती है। गुजराती संत है मुरारी बापू। मैं तो कहता हूं बाकी छोड़िए, गुजरात का रविंद्र जडेजा क्रिकेट खिलाड़ी है, अक्षर पटेल क्रिकेट खिलाड़ी है। आप तो उनका इंस्टाग्राम की टाइमलाइन चेक कीजिए, उनका ट्विटर का या फेसबुक का अकाउंट देखिए, उनके नीचे गुजरातियों के कमेंट पढ़िए। गुजराती कमेंट आएंगे, जियो बापू, मजा आ गया बापू, बापू ने 5 विकेट लिए, बापू क्या खेले, बापू ने 50 रन बनाए। आपको लगेगा जल्दी बापू नहीं बना दिया थोड़ा? आदमी 30-32 साल का, तुम अभी से क्या बोलने लगे इसको? पर वहां बापू का मतलब रेस्पेक्टेड बंदा, है ना? आप में से कोई रेस्पेक्टेड बंदा हो, मैं उसको कहता और बापू, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप बन गया सबका। बापू का मतलब वहां पर केवल सम्मान नहीं आते। तो वैसे वैसे बापू रावल, बाप जी रावल करने शुरू। आगे बात समझो। चलो अगला राजा लिखो। राजा लिखो अल्लट। जब भी नया राजा लिखो ना, 3-4 लाइनें छोड़ के लिखना हमेशा। यदि कंजूसी नहीं करनी कि बापा रावल में अल्लट घुसा दो। नाम अल्लट था, पर इसका एक नाम और मिलता है अपने को, आलू रावल। क्या मिलता है? लिख लो, अन्य नाम, अदर नेम आलू रावल। अन्य नाम, मदर नेम। तो इसी को आलू रावल कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अल्लट। वापस मेरी उसी बात पे आ जाओ। बोले आप, मैंने कह दिया मेवाड़ में राजा को बोलते ही क्या थे? रावल। क्या बोलते? अल्लड़ छोटा रहा होगा तो बचपन में नाम रहा होगा आलू। भाई ये राजस्थान है, यहाँ अपने नाम बिगाड़ के नहीं बोलेंगे तो मतलब ही क्या निकला? तो अल्लड़ बचपन में क्या रहा होगा? आलू। बड़ा होके क्या बन गया? रावल। तो आजकल राहुल कौन बन गया? आलू राहुल बन गया, आलू राहुल बन गया, आलू राहुल बन गया, नाम ही क्या हो गया? बस इतनी सी बात है ना। बाकी मैं क्या पहले तो कई बार लिखवाता ही नहीं था, तो मुझे लगा इसमें क्या लिखवाना है? अल्लड़ के बचपन में नाम आलू रहा होगा और बड़ा होके क्या बन गया? रावल। पर मैं नहीं लिखवाता। फिर कोई स्टूडेंट क्लास में खड़ा होता था, सर एक महत्वपूर्ण फैक्ट खा गए आप, सही जानकारी नहीं दी जा रही है इतिहास में। क्या नहीं पढ़ा है यार? अल्लट का एक और नाम नहीं बताया आपने। फिर मुझे लगता बता बुतू दूर था। तो एक और नाम क्या था? अलूराला ना। ये वैसे ही है कि अपना बचपन में घर पे कुछ चिंटू मिंटू पिंकू मिंकू नाम रख देते हैं घर वाले, फिर बड़े हो जाते हैं तो भी घर वाले चिंटू मिंटू पिंकू मिंकू ही करते रहते हैं बाद में। तो मुझे हमेशा याद आता है कि यूपी में एक सीएम रहे अपने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी। तो समाजवादी पार्टी बनाई हुई है मुलायम सिंह जी की। तो मुलायम सिंह जी ने जब पार्टी बनाई तो उनके दोस्त उनके साथ में थे, मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव। तो जब पार्टी बनाई थी तब अखिलेश यादव टाबर थे, 5वीं 7वीं में पढ़ते होंगे। तो उनके जो पापा के दोस्त है वो घर पे आते, तो अखिलेश यादव का वही नाम लेंगे जो उनका घर पे नाम है। उनका घर का नाम है टीपू। घर का नाम क्या है? टीपू। तो टीपू भाई, टीपू कौन सी क्लास में आ गया? अंकल 9th क्लास में आ गया, वेरी गुड। 8th में कितने नंबर है? और टीपू 11th में क्या सब्जेक्ट ले रहा है? सर क्या कहते? टीपू। अब धीरे धीरे अखिलेश यादव बड़े हो गए, मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को बना दिया सीएम। अब अखिलेश जी तो सीएम बन गए, पर बाकी जो मंत्री है वो तो पापा के साथ पड़े। अब पहली मीटिंग सीएम बनने के बाद की पहली मीटिंग, अखिलेश यादव सीएम वाली सीट पे बैठे हैं, उनके जो चाचा जी पापा के दोस्त हैं, बाकी जो सीनियर लीडर है वो और कुर्सियों में बैठे हैं, सामने सारे आईएएस बैठे हैं। और पहले दिन मीटिंग बुलाकर, भाई सरकार चेंज हो गई है, हमारी सरकार है, हमारे अनुसार काम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट हमें बताना, बताओ किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या दिक्कत है।
खड़े हुए भाई को स्वास्थ्य विभाग के सचिव खड़े हुए, उनका साहब हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाइयों की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, थोड़ा ये देख लीजिए। और जो मंत्री जी थे, वो मंत्री जी अखिलेश यादव के चाचा जी, उन्होंने खड़े होकर, टीपू यार वो हेल्थ वाला देख लो यार तुम, और चिंता मत करो सर, टीपू की सरकार है, अपने सारे काम होंगे, घबराने की कोई आवश्यकता। दूसरा वापस खड़ा हो गए, टीपू यार ये इन वाला मामला और देख लो। अब सारे आईएएस हंसे भाई, मुंह भी हाथ लगा लगे, टीपू उनको थोड़ी पता था यार घर पे टीपू कहते हैं इस आदमी को। अखिलेश यादव को खुद को भी शर्म आया, पर यार अपने चाचा को क्या कहते, तो अपने चाचा जी तो अपना जो नाम लेंगे वही लेंगे। फाइनली सीएम खुद खड़े हुए बोलने के लिए, और सीएम अखिलेश यादव खड़े तो उन्होंने कहा कि मेरे चाचाओं, मेरे तमाम मंत्रियों, तमाम आईएएस अधिकारियों, तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि टीपू अब सुल्तान बन चुका है। टीपू क्या बन गया? तो अब से मेरे को कोई भी टीपू वैसे कैसे अल्लट ने बड़े हो कहा, आज के बाद किसी ने आलू कह दिया ना देख लेना। पर लोगों ने फिर भी कहा आलू तो आलू ही है, वैसा रावल बन गए तो बन गए, रावल कौन बन गया तो कौन बन गया, आलू। अच्छा, अल्लट या आलू रावल की जानकारियां हमें दो अभिलेखों से मिलती है। कितने अभिलेखों से? तो आपने से कोई पूछ ले अल्लट की जानकारियां कौन कौन से अभिलेखों से मिलती है, लिखो जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं लिख रहा हूं, एक बार उतार लीजिए ऐसे कैसे, फिर मैं समझा दूंगा आपको। दो है, बताओ कौन कौन से अभिलेख है? दो, पहला है सारणेश्वर प्रशस्ति, दूसरा है शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। सारणेश्वर प्रशस्ति कब की है? 953 ईस्वी। शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख कब का है? एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, वापस हेडिंग डालो, सारणेश्वर प्रशस्ति पढ़ते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सारणेश्वर प्रशस्ति, सारणेश्वर यूलोजी, देखो सुनो मेरी बात। पहला शब्द, दो शब्द है, एक है सारणेश्वर, एक क्या लिखा हुआ है? प्रशस्ति। मैं पहले दूसरे पे जाता हूं, प्रशस्ति पे जाता हूं, याद रखना आगे खूब जगह काम आएगी। अभिलेख का तो सिंपल सा मीनिंग होता है लिखना, कुछ भी लिखा हुआ है उसको क्या बोल सकते हो? आपका रजिस्टर अभिलेख है, आपने रजिस्टर में लिख लिया, इसको रजिस्टर लेख बोल दो। पत्थरों पे लिखते इसलिए बोलते शिलालेख। क्या बोलते? शिला मतलब पत्थर, रोक, रोक एडिक्ट बोल दिया करते। लंबा पत्थर होता बोलते स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट। किसी गुफा में लिखते बोलते गुफा लेख, तांबे पे लिखते बोलते तांबा लेख, सोने पे लिखते बोलते सोना लेख, चांदी पे लिखते बोलते रजत लेख। रजत बोलते हैं चांदी को, रजत। तो जिसमें लिखा जाए उसके अनुसार लेख हो जाता है, इसमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है, ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की, उनको बोलते हैं प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? तो प्रशस्ति का सिंपल सा मीनिंग है प्रशंसा। क्या मतलब है? जहां प्रेज किया जाए किंग को, उनकी उपलब्धियां बताया जाए, फलाना जी ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इसका मतलब उसकी आप प्रशंसा कर रहे हो, इसका मतलब उस अभिलेख को क्या बोल देंगे अपने? क्या बोल देंगे? प्रशस्ति। जो सारणेश्वर प्रशस्ति का मतलब इसमें राजा की क्या की हुई है? प्रशंसा। किसकी क्या की हुई वो पढ़ लेंगे, पर इसका सिंपल सा मीनिंग ये तो आगे क्या की गई इसमें? प्रशंसा। अब पहले वाला शब्द पढ़े, पहले क्या लिखा हुआ है? जिनके पीछे भी स्वर लगे, इसका मतलब वो शिव जी का मंदिर है। इसका मतलब है जिनके पीछे भी ये लगा हुआ है, इसका मतलब किसका मंदिर है? और मत कहूंगा आज के बाद आप जयपुर में जब भी कोई शिव जी भगवान का मंदिर देखो, उसके नाम नोटिस कीजिए। जयपुर में झारखंड मोड़ नाम की जगह, वहां पे शिव जी का मंदिर है, इसलिए नाम है झारखंडेश्वर महादेव। क्या नाम है? रोजगार कार्यालय के पास शिव जी का मंदिर है, नाम है रोजगारेश्वर महादेव। थाने के बाहर शिव जी का मंदिर है, थानेश्वर महादेव। रेलवे स्टेशन के बाहर शिव जी का मंदिर है, रेलेश्वर महादेव।
बिजली के तार के नीचे शिव जी का मंदिर है, करंटेश्वर महादेव मंदिर है। एग्जैक्टली मैंने नाम लिए, सारे जयपुर के मंदिर है, सारे के सारे जयपुर में शिव जी के मंदिर बने। तो शिव जी के मंदिर का मतलब पीछे क्या लगा हुआ है? तो जिनमें पीछे स्वर लगा हुआ, इसका मतलब मंदिर किसका है? याद रह जाएगी बात, स्वर लगा इसका मतलब मंदिर किसका है? शिव जी। सारणेश्वर अब अलग अलग वहां पर कुछ इस प्रकार की चीज रही होगी, इसलिए नाम क्या कर दिया इसका? सारणेश्वर। ये वास्तव में सारणेश्वर मंदिर उदयपुर में एक शिव जी का मंदिर है। कहां पर है? उदयपुर। उदयपुर की उसी मेवाड़ क्षेत्र की बात की जा रही है। तो सारणेश्वर मंदिर पर अभिलेख लगा हुआ, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? सारणेश्वर। क्या नाम हो गया? सर। कौन से राजा के बारे में जानकारी दे रही? अलर्ट। किसके बारे में जान रहे? प्रशस्ति, इसका मतलब क्या कर रही है अलर्ट की? अब क्या क्या जानकारी देती है? तो अब इसमें डैश लगा दो आगे, अपने इसमें लिखते हैं। एक उदयपुर में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है आहड़। क्या नाम है? एक तो इस प्रशस्ति से यह पता चलता है कि अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। पहली राजधानी कौन सी? नागदा। दूसरी कौन सी? एक नंबर लगा के लिखो। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट मेड आहड़ सेकंड कैपिटल। आहड़ उदयपुर में एक जगह। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। अल्लट ने आहड़ को क्या बनाया? दूसरी राजधानी। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसे क्यों बना लिया? जब नागदा राजधानी है तो फिर सेकंड राजधानी इसको क्यों बना लिया? आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि मैं आज आपसे कहूं कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो आप मेरे को सर दिल्ली। पर मैं कहूं यार 65% का हिसाब किताब आर्थिक काम कहां था? बॉम्बे। इसका मतलब आर्थिक राजधानी अपनी एक प्रकार से बॉम्बे, और पॉलिटिकल कैपिटल राजनीतिक राजधानी वो कहां से है अपनी? हमने घोषित नहीं करके, पर है तो ये। आज भी शेयर मार्केट पूरा कहां से होता है? बॉम्बे। और भी 65% का जो भी हो कहां से होता है? बॉम्बे। दिल्ली में नहीं होता 65% वाला काम, तो वो अपना इकोनॉमिक है। ये अपना कौन सा है? पॉलिटिकल। सेम ऐसे उस समय की जो अपने पॉलिटिकल कैपिटल है वो तो है नागदा। उस समय की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो कौन सी है आपकी? इसका मतलब है आहड़ में 65% है। इसका मतलब आहड़ एक व्यापारिक केंद्र है। आहड़ कैसा है? मैं आगे वापस पूछूंगा तब याद रखना कि आहड़ कैसा है कि व्यापारिक है। तो राजा को लगता है कि यदि यहाँ के व्यापार पे कंट्रोल करना है तो यहाँ पे बंदे बिठाने पड़ेंगे भाई साहब, वरना यहाँ का टैक्स कैसे लेंगे भाई? जहां पे व्यापार ज्यादा है वहां पे टैक्स कम होगा ज्यादा। हर राजा टैक्स ज्यादा लेना चाहेगा कम? क्योंकि ज्यादा टैक्स तो सेना बड़ी, सेना बड़ी तो साम्राज्य का विस्तार ज्यादा अपने आप के अंदर। तो राजा को लगता है आहड़ वो कंट्रोल करना है, तो आहड़ कंट्रोल करने के लिए क्या करो? तो एक बंदा यहीं बिठा दो, इनकी छाती पे बिठाओ भाई साहब, पूरा टैक्स मेरे पास आना चाहिए, 1 रुपए का भी टैक्स इधर उधर जाना नहीं चाहिए। एक किसी राजकुमार को उधर बिठा दिया तो वो क्या हो गया अपने आप में? राजधानी। मुख्य राजधानी तो अभी भी कौन सी है? एक सेंटर और डेवलप कर लिया, कौन सा है? नागदा राजधानी तो हमने पढ़ा, बापा राव ने नागदा में कौन सा मंदिर बनवाया? एकलिंग जी। आहड़ को भी राजधानी बना रहे थे, यहाँ भी मंदिर मंदिर बनवाओ, थोड़ा बहुत लगना चाहिए राजधानी है। तो वहां का शिव जी का बना दिया था, यहाँ विष्णु जी का बना देते हैं। तो विष्णु जी का मंदिर बनवाया। भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है वराह। कौन सा अवतार है? वराह। वराह वैसे वराह का मतलब होता है सुअर। वराह का मतलब क्या होता है? अपने जब हिंदू अवतार पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि एक बार धरती पर जल प्रलय होने वाली थी, धरती पूरी डूबने वाली थी, तब भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके आए। किसका रूप धारण करके? और उन्होंने पृथ्वी को अपने हथेली पर उठा लिया, पृथ्वी को बचा लिया, बाकी सब कुछ जलमग्न हो गया। इसलिए कभी ऐसी फोटो देखो जिसमें भगवान विष्णु सूर्य जैसी सूअर जैसी शक्ल है और अपने हथेली के ऊपर पृथ्वी को रखे हुए, इसका मतलब कौन सा अवतार है? तो वराह अवतार मतलब कहते हैं किसका मंदिर है? विष्णु भगवान। कहां पर बनवाया गया? आहड़। किसके द्वारा? देख लो, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। He built वराह टेम्पल एट आहड़। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। He built वराह टेम्पल एट आहड़। किसका निर्माण करवाया? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब इसको राजधानी बना दिया तो यहाँ पे अधिकारी कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? तो अधिकारियों के नाम लिखे हमने, कौन कौन से अधिकारी वहां पर बनाए? जैसे आप अधिकारी बनोगे सारे के सारे। आज जो अपने अधिकारियों वाली व्यवस्था होती है, इसके लिए एक टर्म यूज में ली जाती है, उसको बोलते हैं नौकरशाही। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाला शब्द ज्यादा अच्छा है, ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं? देखो वैसे, देखो एक शब्द है इसमें, क्रेसी। क्या शब्द है? किसका मतलब होता है? शासन। क्या मतलब होता है? एक आदमी राज करे तो कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब एक, या मोनोक्रेसी कहते हैं एक आदमी राज कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी, एक आदमी राज। जनता राज करे, जनता को बोलते हैं डेमोक्रेसी का मतलब शासन, तो उसको क्या बोल देते हैं? डेमोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है मेज।
ब्यूरो का मतलब क्या होता है? जब मेज पर बैठ के कोई राज करे उसको क्या बोलते हैं? अधिकारी आप बनोगे तो आप मेज कुर्सी मेज लेके वहां पर कागजों पे साइन करोगे, फावड़ा लेके नरेगा पे जाओगे? कुर्सी मेज लेके राज करोगे, इसलिए आप सारे ब्यूरोक्रेसी में जाओगे। किस में जाओगे? इसलिए आप कहलाओगे ब्यूरोक्रेट। क्या कहलाओगे? तो पुराना लैटिन भाषा का शब्द था ब्यूरोक्रेसी, अपन ने उसका हिंदी में बना दिया नौकरशाही। क्या बना दिया भाई? अपने का होते तो सारे सरकार के नौकर है, फोर्थ ग्रेड है वो भी सरकार का नौकर, और आईएएस है वो भी सरकार का। पर हमने कहा सर नौकर नौकर में फर्क होता है सर, फोर्थ ग्रेड वाला नौकर ही है, इधर वाला नौकरों का बादशाह है, नौकरों का शाह है, इसलिए उसको क्या कह दिया जाए? इसलिए आप सारे क्या बनोगे? नौकरशाह। क्या क्या बनोगे? सारे के सारे नौकरशाह बनोगे, इसलिए आपकी व्यवस्था क्या कहलाएगी? या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आहड़ में यदि आप जैसे अधिकारी लगाए, इसका मतलब आहड़ में किसकी शुरुआत की गई? है ना? आप प्रशासनिक व्यवस्था बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोल सकते हो, नौकरशाही बोल सकते हो, या ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हो। तो 3 नंबर लिख लो। आहड़ में नौकरशाही की शुरुआत की गई, या आहड़ में नौकरशाही की स्थापना की गई। ब्यूरोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट आहड़, आहड़ में नौकरशाही की स्थापना की गई। ब्यूरोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट आहड़। आहड़ में नौकरशाही की स्थापना की गई, ब्यूरोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट आहड़। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या? अधिकारी बनाए, तो कौन कौन से अधिकारी बनाए? इसी में बिना नंबर चेंज के इसी के अंदर अपने लिखेंगे। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, आप लिख लीजिए, फिर मैं अधिकारी बता दूंगा कौन कौन से हो। इसी में आप लिखिए, मैं 4-5 नाम लिख रहा हूं। उस अभिलेख में बाकायदा नाम है कि कौन कौन से अधिकारी बनाए गए थे। मैंने ऊपर से नीचे लिखे ना, तो ऊपर से नीचे लिख, क्योंकि मैं इनके आगे और लिखवाऊंगा, फिर वो कहां लिखेगा? कंजूस बन रहा है, एक लाइन में सलटा दूं सबको। आपका जो रजिस्टर है, एक तो आइंदा से ध्यान रखना, इस बार भले ही आप लाइन वाला रजिस्टर लेके आ गए होंगे, आगे से बिना लाइन के रजिस्टर लाना। नोट्स बनाने के लिए सबसे अच्छे रजिस्टर ही होते हैं, और इस बिना लाइन वाले रजिस्टर के एक पन्ने में लाइन होनी चाहिए 12। कितनी लाइनें लिखेंगे? आप लिखेंगे तो कितनी लाइनें? 12। आप क्या इस एक पन्ने में लाइन लिखते हैं 29, है ना? कंजूसों के बाप है आप इस्माल। फिर घर पे जाके लेंस लगा के देखते हैं कि क्या लिख लाया, मैं लिख के लाया हूं क्या, खुद को ही नहीं समझ में आता है। खुले खुले आराम से लिखा करो यार, ज्यादा ज्यादा 2 रजिस्टर और बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? तो कौन कौन से नौकर साहब बनाए बताओ देखे? अमात्य, संधि विग्रहक, अक्षपटलिक, विस्काधीराज, बंदीपति। कौन कौन सी दोबारा बताओ? अमात्य, संधि विग्रहक, अक्षपटलिक, विस्काधीराज और बंदी। क्या होता है? एक एक सुनते हैं, देखो ना काम आएंगे। कल देखो मैंने बताया था हम कौन कौन सी व्यवस्था पढ़ेंगे, राजनीतिक, प्रशासनिक, ये वही है प्रशासनिक व्यवस्था। जब हम पढ़ते हैं उसने वो मंदिर बनवाया, वो कौन सी है? हम आगे पढ़ेंगे इतना टैक्स लिया, इसका मतलब कौन सी? या कल हम पढ़े जावर में खनन उद्योग की जानकारी। खनन क्या है? आर्थिक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। मैं पढ़ रहा हूं कि उसको हराते वहां तक चला गया, तो कैसी व्यवस्था है? राजनीति। तो सारी पढ़ेंगे, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था है? प्रशासनिक। तो आप बताओ पहला कौन है? हम। एक होता राजा, राजा के नीचे मंत्री होते हैं। एक मंत्री वित्त मंत्री, एक है गृह मंत्री, एक है सूचना का मंत्री, एक है खेती का मंत्री, एक है व्यापार का मंत्री, एक उद्योगों का मंत्री। अलग अलग मंत्री है। अब इन मंत्रियों को कंट्रोल कौन करेगा? इन मंत्रियों के ऊपर एक मंत्री और होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री। मंत्रियों का जो प्रधान है उसको क्या कह दो? प्रधानमंत्री। या मंत्रियों में मुख्य आप कह दो मुख्यमंत्री। जैसे आज आपका प्रधानमंत्री या आज आपका मुख्यमंत्री होता है, वैसे उस टाइम में भी राजा के टाइम में एक प्रधानमंत्री होता है, एक क्या होता है? मुख्यमंत्री। कुछ ही कह दो, आप उसको प्रधानमंत्री भी कह सकते हो, क्या बोल सकते हो? मुख्यमंत्री। पर ये लोग उसको बोलते हैं अमात्य। क्या बोला करते? तो मंत्रियों को कंट्रोल करने वाला जो मंत्री होता है वो कौन होता? भाई मैं तो आज भी कहता हूं, मैं आपसे पूछूंगी यार अपना गृह मंत्रालय कौन संभालते हैं? आपका दूसरा अमित शाह संभालते हैं।
है ना। मैं कहूँ विदेश मंत्रालय कौन संभालते हैं, आपका दोस्त जयशंकर। मैं कहूँ वित्त मंत्रालय कौन है, आपको सर निर्मला सीतारमण। तो मैं फिर मोदी जी क्या संभालते हैं, इन सबको, इन्हें सबको संभालते हैं, इसलिए वो क्या है, प्रधानमंत्री। ये का ये मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बाकी सारी मंत्रियों पे क्या करता है, कंट्रोल। तो वह मंत्री जो बाकी मंत्रियों को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब राजा अमात्य को बुला कहता है, हाँ भाई बता क्या गड़बड़ चल रही है। अब अमात्य पूछे गृह मंत्रालय से, कृषि मंत्रालय से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो अमात्य का मतलब क्या हो गया, प्रधानमंत्री। क्या हो गया, प्रधानमंत्री। अमात्य के बराबर लिख लो, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। मंत्रियों का जो प्रधान हुआ करता उसको क्या बोला करते, अमात्य। क्या बोलते उसको, अमात्य। और कभी यदि पुराना टीवी पे कोई सीरियल वगैरह देखो, चंद्रगुप्त मौर्यन सीरियल आते थे, उनमें कहता अमात्य कौटिल्य को बुलाया जाए, अमात्य चाणक्य को बुलाया जाए। तो चाणक्य कौन था, अमात्य। कौन था, जो बाकी मंत्रियों पे कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, अमात्य। दूसरा क्या लिखा हुआ है, संधि विग्रहक। क्या लिखा हुआ है, दो शब्द है, एक है संधि, एक है विग्रह। कौन कौन से दो है, संधि का मतलब जोड़ना, विग्रह का मतलब तोड़ना। संधि का मतलब जोड़ना, विग्रह का मतलब जो किसी देश के साथ रिश्ते जोड़े, जो किसी देश के साथ रिश्ते तोड़े। युद्ध एवं शांति का मंत्री, किसका मंत्री, जो या तो किसी देश के साथ युद्ध करे या किसी देश के साथ संधि करे, मतलब शांति लाए। तो संधि कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, शांति। तोड़ रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, युद्ध। तो युद्ध और शांति का जो मंत्री होता है उसको क्या बोलते, देखो, युद्ध एवं शांति का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। युद्ध एवं शांति का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। आज के हिसाब से आप देखो ना, तो जैसे विदेश मंत्री, विदेश मंत्री काम क्या होता है, यही तो काम है, दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाने। युद्ध कौन से, अपने देश के साथ होगा, दूसरे देश के साथ, संधि भी दूसरे देश के साथ। तो आज के हिसाब से अपना विदेश मंत्री टाइप का जो बंदा होता है उसको क्या बोला करते हैं, संधि। अगला क्या, क्या है, अक्सर जो ये ध्यान रखे कि राजा की इनकम कितनी, खर्चे कितने, है ना। अकाउंटिंग ऑफिसर जो अकाउंट मेंटेन किया करता था उसको क्या बोला करते थे, लिखो, आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। और ये खूब बार एग्जाम में पूछा, अक्सपटली क्या कार्य करता था, तो क्या कार्य करता था। अब वो इन शब्दों को कई बार हटा देता, वो कहता हिसाब का लेखा जोखा रखता था। बात तो वही, अकाउंट ही तो मेंटेन कर रहा है। कोई कहता है खाते बही मेंटेन करने का काम करता था, बात तो वही है ना। आप खाते बही बोलो, आप लेखा जोखा बोलो, आप उसको बोले एक्सपेंडिचर इनकम बोलो, आप उसको आय व्यय कीजिए, सारी बातें एक ही। अगला कौन है, भिस्खाधीराज। बोलिए कौन है, वापस बोलो क्या नाम है, वापस सुनिए। देखो, एक शब्द होता है भेषज। क्या शब्द होता है, इसका मतलब दवाई। इसका मतलब क्या है, जो राजा के लिए भेषज लाए, भिस्खाधीराज। राजा का डॉक्टर कौन है, रॉयल डॉक्टर, राज वैद्य। राजा का जो वैद्य हुआ करता उसको क्या बोला करते, भिस्खाधीराज। लिख लो, राज वैद्य, भिस्खाधीराज, रॉयल डॉक्टर, राज वैद्य। आप इस बार को डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने के लिए जाओ, आप जाकर ना है भिस्खाधीराज। अरे 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 क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, छोड़ो। क्योंकि आप जब उसको भिस्खाधीराज कहोगे, इसका मतलब आप भी तो राजा हो। भाई राजा का डॉक्टर होता है वो, क्या वो कहते हैं उसको। तो यदि वो भिस्खाधीराज है तो आप क्या हो, आदमी खुद को तो हमेशा बड़ा ही समझना चाहिए। कुछ गलत फहमियां अच्छी होती है, आदमी खुद को कभी भी कम मानना, हमेशा मानना कि अपने क्या है, मानने में क्या जाता। धूड़ खावनी दोबा बर बर खावनी, दोहरा माथे बैठ रखा। यदि मिट्टी खानी हो तो टीले पे बैठ के खाई जाए, भर भर के खाई जाए, उसको कम खानी। तो जब मानना ही है कि अपने क्या है, तो अपने क्या है, राजा। इसलिए अपना डॉक्टर क्या है। यदि आपने एक मूवी देखी हो पानीपत, पानीपत मूवी देखी किसी ने, कृति सेनन, कृति सेनन जो उसकी हीरोइन है, वो भिस्खाधीराज की बेटी है। किसकी बेटी है, वैद्य, उसके पिताजी वैद्य, वैद्य की बेटी, उसमें नाम भी आता है भिस्खाधीराज वगैरह कई जगह। तो बताओ अमात्य कौन होता, प्रधानमंत्री। युद्ध एवं शांति का मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा, राजा का डॉक्टर। अगला कौन है, बंदीपति वो था जो जब राजा दरबार में आता तब जोर जोर से बोलता, श्री श्री 1008 एकलिंग दीवान, राजाओं के राजा, राणाओं के राणा, महाराणाओं के महाराणा, फलान जी पधार रहे। उसको क्या बोला करते, जो राजा की प्रशंसा किया करता उसको क्या बोलते, बंदीपति। लिख लो,
राजा की प्रशंसा करने वाला, हु प्रेज किंग, हु प्रेजेस किंग, या हु प्रेज किंग, राजा की प्रशंसा करने वाला। उदयपुर में सारणेश्वर मंदिर में लगा हुआ एक अभिलेख, जिसको हम सारणेश्वर प्रशस्ति कहते हैं, जो कि 953 ईस्वी का है, हमें बताता है कि अल्लट ने दूसरी राजधानी कहां बना ली? आहड़। वहां किसका मंदिर बनवाया? वराह। वराह कौन से भगवान जी कहते हैं? और वहां पर किसकी स्थापना की? नौकरशाही। कौन कौन से नौकरशाह बनाए? अमात्य किसको कहते हैं? संधि विग्रह, अक्षपटलिक, बिस्काधीराज, बंदीपति, है ना। अब कोई एक तो सिंपल सवाल ये पूछ सकता है, बिस्काधीराज किसे कहते थे? अक्षपटली का अर्थ क्या होता है? युद्ध एवं शांति का मंत्री क्या कहलाता था? राजा की प्रशंसा करने वाला क्या कहलाता था? या कभी ये पूछ ले कि मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? कोई ये पूछ ले कि सारणसो प्रशस्ति के अनुसार मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना आहड़ से की गई थी, ये शुरुआत किसने की? किसने की? अल्लाह। अच्छा मुझे वापस बताओ, आहड़ को क्यों बनाया गया दूसरी राजधानी? व्यापारिक केंद्र क्या है, तो टैक्स ज्यादा मिलेंगे कम। इसमें लिखा हुआ है प्रशस्ति में कितना कितना टैक्स है, किस चीज पे कितना कितना टैक्स ले रहे हैं। तो मेवाड़ की कर व्यवस्था की जानकारी भी कोई अभिलेख दे रहा है तो कौन सा दे रहा है? एक और लिख लो, कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम। 4 नंबर और लिख लो, कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम। अब ये तो प्री की बातें हो गई अपने ना। मेंस में कभी लिखने के लिए ये सेम सवाल मेंस में लिखने के लिए दे दे, सारणेश्वर प्रशस्ति से आप क्या समझते हो, बता सकते हो? सारणेश्वर प्रशस्ति अल्लट के बारे में जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो हमें बताती है कि अल्लट ने दूसरी राजधानी कहां बना ली, उसने आहड़ में किसका मंदिर बनवाया, उसने आहड़ में किसकी स्थापना की, साथ ये प्रशस्ति किसकी जानकारी देती है। आगे बात सुने, पर अब देखो सवाल दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मंदिर शिव जी का है जहां से अभिलेख मिला है। मंदिर किसका है जहां से क्या मिला है? अभिलेख में लिखा विष्णु मंदिर बनवाया। अभिलेख में तो लिखा हुआ है वराह मंदिर का निर्माण करवाया, और ये लिखा हुआ है शिव जी वाले मंदिर पे। फिर मैं कह रहा हूं मंदिर बनवाया आहड़ में, मंदिर कहां बनवाया? और मैं अभी बोला सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर से मिली। सारणेश्वर वाला मंदिर कहां पर है? उदयपुर। अब सुनना मेरी बात, हुआ यूं कि अल्लट ने आहड़ में एक मंदिर बनवाया, वराह मंदिर। कौन सा बनवाया? वहां पर अभिलेख लगवा दिया। वराह मंदिर के बाहर क्या लगवा दिया? अभिलेख। कालांतर में वराह मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया, उसके पत्थर इधर उधर बिखर गए, मूर्ति तोड़ के चले गए, मंदिर तोड़ के चले गए। काफी सालों बाद किसी ने उदयपुर में बनवाया सारणेश्वर मंदिर, तो उसको पत्थरों की आवश्यकता पड़ी, तो किसी ने कहा थोड़े पत्थर उधर पड़े रहे, तो उन्होंने वो भाटे ला के यहाँ लगा दिए। उनमें एक भाटा वो भी आ गया जिस पर अभिलेख लगा हुआ था। हमें कौन से मंदिर से मिला, तो हम तो उसको क्या कहेंगे, पर वास्तव में यहां का नहीं है वराह मंदिर का है। कहां का? वरना शिवजी वाले मंदिर में विष्णु मंदिर की जानकारी क्यों होगी? शिवजी वाले मंदिर में तो शिवजी की जानकारी होती है, सारणेश्वर मंदिर तो है शिव जी का, जानकारी हमें किसकी दे रहा है? विष्णु की। इसका मतलब ओरिजिनली तो ये कहां पर लगा हुआ था? विष्णु में, लेकिन वो मंदिर टूट गया होगा तो पत्थर किसी ने लाके कहां पे लगा दिया होगा, है ना। और ऐसे अनगिनत सैकड़ों लाखों पत्थर पड़े हैं अभी तक भी, जो हम पढ़ भी नहीं पाए। अभिलेख इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि अभिलेख जिस समय वो बिल्डिंग बनी है उसी समय का है। अभी आप देखते हो आज भी कोई अभिलेख लगवाता है क्या? लगवाता है यार, कैसे नहीं। आप, मैं कहता हूं कोई भी हॉस्पिटल जाइए सरकारी, उसके बाहर लिखा हुआ इस अस्पताल का निर्माण महाराणा अशोक गहलोत के शासनकाल में करवाया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन। बात तो वही है भाई, आज के महाराणा तो यही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासनकाल में करवाया गया। इसके निर्माण में इतने लाख रुपए का खर्चा हुआ था, है ना। इसके शिलान्यास में फलाने फलाने लोगों ने भाग लिया था, इसके उद्घाटन में फलाने फलाने लोगों ने भाग लिया। एक एक बात लिखी हुई, ये आज का अभिलेख, उस समय के अभिलेख हुआ, भले पड़ेगी बात। तो अब मान लो आज वो हॉस्पिटल वाला आपने पढ़ते तो अपने पता चलता ना कौन से मुख्यमंत्री के टाइम का, उस समय कौन कौन मंत्री थे। अब मान लो इस हॉस्पिटल का ये जो आगे जो सूचना पट जो लगा हुआ, नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, आज के 200 साल बाद कोई देखेगा, उसके पास तो अशोक गहलोत के बारे में जानने का साधन है ना। वो तो कहेगा ना अशोक गहलोत नाम का कोई यहाँ पर एक मुख्यमंत्री हुआ था, और उस मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया, उस दिन वो हिस्ट्री होगी। बीत चुका वो इतिहास है, आज के 200 साल अभी भी तो अपने पढ़ते हैं ना, सबसे कम समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन था,
सबसे अधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो कल को ये पढ़ेंगे फलाना अस्पताल कौन से मुख्यमंत्री ने बनवाया था। ये भी तो इतिहास होगा ना अपना, जो बीत जाता है धीरे धीरे क्या हो जाता है इतिहास। इसलिए आज भी अभिलेख लगवाते हैं। इसलिए अभिलेख इतिहास को जानने का सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि वो उसी टाइम लगवाया गया जब वो बिल्डिंग बनी, वो ज्यादातर उसी टाइम लगवाया गया जब वो राजा था। अच्छा, इतिहास को जानने का एक सोर्स होती है किताबें। क्या होती है? किताब। पर किताबों में एक लोचा है। किताबों में हो सकता है कि आज एक राजा है, उसके 300 साल बाद उस पर किसी ने किताब लिखी। कितने साल बाद? 300 साल बाद कई नमक मिर्च लग जाएंगे, बातें इधर की उधर हो जाती है। इसलिए किताबों में एग्जेजरेशन होता है, किताबों में अतिशयोक्ति होती है, किताबों में बातें कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दी जाती है। अभिलेखों में नहीं है। अभिलेखों में ज्यादातर जो चीजें मिलती है वो वैसी वैसी मिलती है। अपने राजस्थान के सबसे अच्छे इतिहासकार जो हुए उनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? मतलब ओझा जी ने जब अपना इतिहास, अपने जो विडंबना है जी, बदकिस्मती है कि ओझा जी का निधन उस साल हो गया, ओझा जी की डेथ उस साल हो गई जब देश आजाद हुआ। अगस्त में आजाद हुए, अप्रैल में ओझा जी की डेथ हो गई। ओझा जी थोड़े साल और जिंदा रहते, राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में और खूब सारी अच्छी बातें लिख के जाते। तो ओझा जी ने जब हिस्ट्री लिखनी शुरू की तो उन्होंने गांव गांव में ऐलान करवाया कि किसी के पास कोई भी पत्थर पड़ा हो जिसपे कुछ भी लिखा हुआ हो मुझे ला के दे, मुझे बुला ले, मैं देखूंगा, मैं देख के बता दूंगा इस पे क्या लिखा हुआ है। खूब सारे लोगों ने उनको बुलाया। वो अजमेर के किसी एक गांव के अंदर गए, वहां पर उनको एक आदमी किसान ने कहा मेरे घर पे एक पत्थर पड़ा है। जाके देखा वहां पे पत्थर, तो उस पत्थर के आधे भाग पे कुछ लिखा हुआ है, आधे भाग पे जो लिखा हुआ मिट गया। उनका अरे ये क्या है, आधे पे लिखा आधे पे मिट गया। उसने कहा साहब जिधर से मिट गया ना इधर मैं तंबाकू कूटता हूँ, मेरे क्या बताते काम की चीज है। औजा जिन जब पढ़ा तो पता चला वो राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है। हम आगे पढ़ेंगे, बढ़ ली। यदि वो तंबाकू कूटने वाला आदमी वो ना बताए तो हमें पता भी नहीं चलता कि राजस्थान का पुराना अभिलेख है। और वो तो मिल गया, क्या पता उससे भी पुराना हो जो नहीं मिला है। मैं कह रहा हूं आज भी लाखों की संख्या में अभिलेख है। मेरे को तो हर महीने में 3-4 बच्चे कोई अब ला के कह देते हैं सर हमारे गांव में कुआं है, कुएं के बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये सर। वो तो कुछ खूब सारे लोग हैं जो ये पढ़ने का काम करते हैं, उनको बताएंगे यार वहां भेज देते हैं, अपने को पता चल जाएगा। भले अब तक अपने को मेरे को किसी ने ला के दिया वो कोई 1760 का हो सकता है, वो 1820 का हो सकता है तो सही। क्या पता किसी गांव में ऐसा भी हो जो 872 का हो, किसी गांव में हो जो 437 का हो, किसी गांव में हो जो उससे भी 1000 साल पुराना जा रहा हो। लिखने की प्रक्रिया तो बहुत पुरानी है। इसलिए अभिलेख बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल उठने चाहिए। ये अभिलेख लगा हुआ है शिव जी के मंदिर में, जानकारी दे रहा है विष्णु जी की। इसका मतलब अभिलेख लगा तो विष्णु जी के मंदिर में था, वो मंदिर टूट गया होगा, पत्थर इधर से उधर हो जाते हैं तो मंदिर कौन सा आ गया वो। अरे बात समझ। दो बताए मैंने, एक बताया सारणसोर प्रशस्ति, एक बताया शक्ति कुमार का, वापस हेडिंग डालो, शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख, उसके बारे में पढ़ते हैं। है दुनिया में खूब सारे लोग हैं जो यही काम करते हैं लैंग्वेज पढ़ने का। तुम्हें और मुझे नहीं आती, इसका मतलब ये थोड़ी लोगों को भी नहीं आती है। है ना, खूब सारे लोगों का काम यही है लैंग्वेज पढ़ना। और संस्कृत में मिलते हैं, राजस्थानी में मिलते हैं। भाई ये तो है नहीं कि लैंग्वेज वो इशारों में कोई बात करते थे, इसी का कुछ थोड़ा सा अलग रूप रहा होगा। और खूब विद्वान है जिनका काम यही है। ओझा जी ने पूरी बुक लिखी थी इस पे, प्राचीन लिपि माला। ये प्राचीन लिपियां कैसी है लो मैं बताता हूँ आपको। पढ़ो पहले अभिलेख का नाम पढ़ो, क्या नाम लिखा बताओ। शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख, क्या नाम है? आठपुर अभिलेख कब का है? अल्लट के टाइम का नहीं, अल्लट के टाइम का तो वो सारणेश्वर वाला जिसमें पता चल रहा है। ये अल्लट के बाद में 2-3 पीढ़ी बाद में एक राजा बनता है, उस राजा का नाम है शक्ति कुमार। क्या नाम है? उसने अभिलेख लगवाया, इसलिए क्या बोलते हैं शक्ति कुमार का अभिलेख। कहां पे लगवाया? आठपुर, आहड़ का ही नाम है। आहड़ का ही नाम क्या है? इसलिए आहड़ उनकी मुख्य जगह है। सारणसुर प्रशस्ति भी आहड़ की है, भले ही बाद में लगा दी गई है उदयपुर। और अभिलेख आठपुर अभिलेख भी कहाँ का है? आहड़। आहड़ का ही संस्कृत के कई ग्रंथों में, जैनों की किताबों में नाम क्या मिलता है? आठपुर। तो आठपुर का मतलब क्या है? आहड़। तो आप इसको शक्ति कुमार का आहड़ अभिलेख भी बोल सकते हो। तो अभिलेख मिला कहां से? आहड़ से। किस कौन से राजा के टाइम का? कौन से राजा के टाइम का? अब शक्ति कुमार ने अपने बारे में लिखवाया, अपने पिताजी के बारे में लिखवाया, ऐसे उसने 1-2 पीढ़ी ऊपर गया तो उसने अल्लट के बारे में लिखवाया। तो महत्वपूर्ण जानकारी जो अपने काम की बात है पढ़ने की वो ये है, इसमें एक तो अल्लट की मम्मी का नाम पता चलता है, और अल्लट की मम्मी का नाम था महालक्ष्मी राष्ट्रकूट।
क्या नाम था? लिख लो, डैश लगाओ इसके आगे, फिर नीचे लिख लो अपने। मैं बताता हूं वैसे लिखना आप। लिखो, एक नंबर लगा के लिखो, अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी राष्ट्रकूट था। महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वॉज मदर ऑफ अल्लट। अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी राष्ट्रकूट था। महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वॉज मदर ऑफ अल्लट। एक जानकारी तो यह है इसमें कि अल्लट की मम्मी का नाम क्या था? महालक्ष्मी राष्ट्र। एक जानकारी यह है कि अल्लट की एक हूण रानी थी। कौन से वंश की रानी थी? हूण। हूण वंश की एक रानी थी और उस रानी का नाम था हरिया देवी। क्या नाम था? क्या नाम था रानी का? हरिया। उस हरिया देवी ने एक गांव बसाया था, इस गांव का नाम था हर्षपुर। क्या नाम था? कौन सी रानी ने? हरिया देवी। कौन से वंश की है? किसकी रानी है? अल्लट। क्या बसाया उसने? लिखो, 2 नंबर लगा के लिखो, फिर मैं दोनों समझाता हूं। अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने, अल्लट सूण क्वीन हरिया देवी, अल्लट सूण क्वीन हरिया देवी, अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने, अल्लट सूण क्वीन हरिया देवी, अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर की स्थापना की थी। फाउंडेड हर्षपुर। हर्षपुर की स्थापना की थी, फाउंडेड हर्षपुर। किसकी स्थापना की थी? हर्ष। अब देखो सुनो, आपका सवाल यह भी उठता है कि सर किसी की मम्मी का नाम और किसी की रानी का नाम ये महत्वपूर्ण थोड़ी है, और यदि मम्मी और रानी के नाम भी महत्वपूर्ण है तो फिर बापा रावल की भी बताओ, फिर सर गोहिल की भी बता दो। गोहिल की मम्मी कौन थी, गोहिल की रानी कौन थी? और यदि सर ऐसे मम्मियों और रानियों के नाम याद करते हैं तो फिर तैयारी छोड़ ही देते हैं सर। हर वंश में 20 एक राजा तो पढ़ने पड़ेंगे, तो उनके 20 की मम्मियां और 20 की रानियां करनी पड़ेगी याद। अरे आज हमसे तो आज होंगे न? फिर हमने बापा रावल गोहिल कितनी पढ़ी, इसकी क्यों पढ़ी? कारण है देखो, मम्मी का नाम क्या है? महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। क्या नाम है? राष्ट्रकूट कर्नाटक के थे। राष्ट्रकूट कहां के थे? और यदि अल्लट की मम्मी राष्ट्रकूट है, इसका मतलब पापा ब्याह करने कहां चले गए? कर्नाटक। कहां चले गए? और ये पॉसिबल है नहीं, जब संचार और आवागमन के साधन नहीं थे तो ब्याह करने के लिए कर्नाटक तो क्या ही गया होगा। इसका मतलब राष्ट्रकूटों का राजस्थान से कोई ना कोई लेना देना है। इसके अलावा उन दिनों में कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट कहां पर रह रहे हैं? राष्ट्र। आगे पढ़ेंगे, मैं जब आगे राठौड़ पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको कि राष्ट्रकूट उन दिनों पाली रह रहे थे। कहां पे रह रहे थे? क्योंकि हमें पाली से राष्ट्रकूटों का एक अभिलेख मिलेगा, आगे हम आगे अभिलेख पढ़ेंगे हम, हटुंडी अभिलेख। कौन सा है? और उसमें हटुंडी अभिलेख में एक राजा, उस राजा का नाम है धवल राष्ट्रकूट। क्या नाम है? और वो लिखता है कि मालवा के परमारों ने, किसने? शक्ति कुमार पर आक्रमण कर दिया है। कहां पर आक्रमण कर दिया? मेवाड़ के शक्ति कुमार पर आक्रमण कर दिया। मैं बचा रहा हूं। वो धवल राष्ट्रकूट जो कि पाली का राजा है, वो लिख रहा है कि शक्ति कुमार जो कि मेवाड़ का राजा, उस पर मालवा के परमारों ने अटैक कर दिया था, तब उसको मैंने बचाया। वो शक्ति कुमार की सहायता करने जा रहा है, इसका मतलब शक्ति कुमार रिश्तेदार है। शक्ति कुमार क्या है? इसका मतलब उसकी बहन या भुआ रही होगी महालक्ष्मी, जिसकी शादी उधर की होगी। इसे पता चलता है कि राष्ट्रकूट भले ही साउथ इंडिया गए थे पर उनका राजस्थान से कोई ना कोई लेना देना। अपने एक तो ये नई बात पता चलती है। फिर दूसरा, उसकी रानी का नाम क्या है? हरिया देवी। कौन से वंश की है? हूण तो भाई साहब थे ही मध्य एशिया के। हूण कहां के थे? एक ईरान से पार के पड़े थे, ईरान से आगे के थे। तो क्या अल्लट यूं ईरान गया था ब्याह करने के लिए? हम कहते ना, हूण इधर आ गए थे, हूण इंडिया की तरफ आ गए। फिर हम कहते फिर भी क्या बड़ी बात है, उस समय माइग्रेशन हुआ करता था, इधर वाले इधर जाते, उधर वाले इधर आ गए होंगे, ब्याह भी कर लिया होगा, हम क्यों पढ़े सर उसमें? इसमें बड़ी शानदार बात है। इसमें बात यह कि हूण मध्य एशिया से आए और आके राजस्थान की संस्कृति में मिल गए, आके इंडिया की संस्कृति में मिल गए। ये भारतीय संस्कृति की महानता है कि जो कोई बाहर से आया हमने उसको अपने अंदर मिला लिया, हमने उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उनको हमने कहा कि मिल मिला जाओ। हम आगे पढ़ेंगे, जब एंशिएंट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे शक, कुषाण, हूण, ये सारे मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? कौन कौन? क्या आज आप एक भी आदमी के बारे में मुझे कह सकते हो क्या सर कि सर इस आदमी पे मुझे शक है कि ये शक है? कह सकते हो आप?
नहीं लगता ना भाई, मध्य एशिया से आए थे तो उनके वंशज अपने बीच ही बैठे होंगे। आप किसी कह सकते हो कि सर ये मुझे कुषाण लगता है थोड़ा थोड़ा, या किसी को आपको तो सर ये हूण नहीं लग रहा क्या आपको, देखो सर इसी शकली हूणों में मिल रही है एकदम, नहीं कह सकते ना। इसका हम में मिल गए, हम सब में किसी में थोड़ा थोड़ा ब्लड शकों का है, थोड़ा थोड़ा कुषाणों का है, थोड़ा थोड़ा किसका है, इसी समाज के अंदर मिल गए, आत्मसात हो गए, हमारे अंदर ही घुल मिल गए। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि बाहर से आने वाले तत्वों को हमने हमारे अंदर मिला लिया, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव। वे संस्कृतियां जो बाहरी हमलों को इस प्रकार झेल जाती है कि उन्हें अपने अंदर मिला लेती है, लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाती है, सरवाइव कर पाती है। वे कल्चर जो किसी बाहरी संस्कृति के प्रति, एक्सटर्नल कल्चर के प्रति वापस दिखाती है कि नहीं हम अपने अंदर मिलाएंगे नहीं, वो जल्दी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाती है। इसलिए अल्लामा इकबालन कह के गए थे कि मिस्र, रोमा, यूनान सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो मिस्र की सभ्यता समाप्त होगी, कहां गए वो लोग, रोमन की सभ्यता समाप्त होगी, यूनान की सभ्यता समाप्त होगी, हम वैसे के वैसे हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी पीपल पूज रहे थे, आज भी पीपल पूज रहे हैं। उस समय भी हम गाय की पूजा कर रहे थे, आज भी हम गाय की पूजा कर रहे हैं। पूरा का पूरा ढांचा वैसे पड़ा है, क्योंकि बाहर वाले आए, उनकी अच्छी अच्छी बातें हमने ले ली, बाकी उनका बस हमारे देश से हो जाओ, वैसे के वैसे मिल जाओ, तो सारे के सारे संस्कृति में आगे मिल गए अपने। मैं हमेशा हंसता रहता हूँ कि अपने गुजरात में एक समुदाय रहता है पारसी, कौन रहते हैं, ये सारे ईरान से आए हुए हैं। ईरान का नाम ही पहले था फारस, क्या नाम था, पर्सिया, पर्सिया बोलते इसको, फारसी नाम हुआ करता था। वहां पर जब मुसलमान राजा आए तो उन्होंने पारसियों को कहा कि या तो तुम मुसलमान बन जाओ या यहाँ से भागो, तो कई बन गए, कई मर गए, कई वहां से आ गए। तो कोई एक छोटी मोटी टुकड़ी एक जहाज के अंदर बैठी, उधर बे पर्सिया फारस की खाड़ी से निकली, अरब सागर में आई, अरब सागर में आगे गुजरात आ गई, और गुजरात में आ गुजरात के राजा का कि भाई रे उधर मार रहे हैं पीछे, अंदर आने का मौका दे। गुजरात के राजा ने कहा हमारे तो खुद की खूब है, और दिन दुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, तो हम तुम्हें कहाँ रखे रहे, हमारे तो खुद की आगे जनसंख्या ज्यादा हो रखी है। तो कहते हैं गुजरात के राजा ने उन पारसियों के पास में एक दूध का गिलास भर के भेजा। इसका मतलब था गिलास में ऊपर तक दूध है, हमारे जगह नहीं है, तुम्हें कहाँ बिठाएंगे। वो तो पारसियों का कमांडर था, वो बड़ा समझदार था, उसने दूध में चीनी मिला के वापस भेजी, कि जैसे दूध में चीनी मिलाने पर दूध का आयतन ज्यादा बढ़ता नहीं, पर वो मीठा हो जाता है, वैसे ही हम यदि तुम्हारे अंदर आएंगे तो तुम्हारी जनसंख्या यहाँ बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा तुम्हारे समाज को और अच्छा करेंगे, अच्छी संस्कृति लेके आएंगे, भाईचारा लेके आएंगे। राजा को अच्छा लगा, राजा ने कहा आओ आओ यार, कितना जोरदार बात कही यार तूने। राजा ने उनको बिठा लिया। पर अपने समस्या, अपने हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है दुनिया जिसमें जातियां हैं, दूसरे धर्मों में किसी में भी जातियां। अब पारसी बापड़े आए तो पारसियों को हमने पूछा, पारसियों क्या जात क्या है तुम्हारी, अपने बिना जात बताए अगले आदमी से बात ही नहीं करता कोई आदमी, अपने सबसे पहले जात पूछते हैं। उन्होंने कहा जात क्या है, तो उन्होंने कहा पारसी, हमने कहा है पूरी बताओ, बामण हो बाणी हो, वैसे वैसे बताओ भाई साहब जात क्या है, उनका वैसे तो हमारे होती नहीं, तो हमने कहा बनाओ कुछ ना कुछ तो जाति बनानी पड़ेगी। इसलिए पारसी बापड़े जो काम करते उन्होंने वो जाति बनाई। जिसने लकड़ी का काम किया वो है लकड़ा वाला, जो दारू का काम करता था वो दारू वाला, बाटली वाला, स्क्रू वाला, टायर वाला, ये पारसियों की जातियां हैं। तो मैं कहता हूं अपने तो पारसी भी आके अपने में जातियां बना गए, और अपने के जैसे हो गए, बाहर उनमें जातियां, पूरी दुनिया में मुसलमानों में जातियां नहीं होती, भारत ही है जहां मुसलमान भी कोई मिलता था अपने पूछते जात बता, और वो बताता और है कि भाई मुसलमानों में भी जाति, ईसाइयों में बना ली, हमने सबके अंदर बना ली, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर वो ला के घुल मिल गए। हमारी संस्कृति के जैसे ही हो गए तो उनपे बाहर का असर अब दिखाई नहीं दे। वैसे वैसे हूण मध्य एशिया से आए थे, लेकिन भारतीय संस्कृति में मिल गए। कोई अपने से पूछे भाई क्या एग्जाम्पल है कि आप लोगों ने उनको मिलाने का प्रयास किया, हम कहेंगे साहब हमने ब्याह कर लिया उनका। भाई हम भेदभाव करते तो हमारा राजा उनमें ब्याह कैसे कर लेता। हमारा एक राजा है अल्लट और उसकी एक रानी हूण है, और उसका नाम क्या है, और सुनो, ये जो हूण थे शिव जी के भक्त थे। हूण किसके भक्त थे, इस बात पे गौर करना, बड़ी समझने वाली बात है। हूण किसके भक्त है, कहां से आए, मध्य एशिया, कहां से आए, इसका मतलब मध्य एशिया तक शिव जी की भक्ति होती थी। मध्य एशिया तक किसकी भक्ति होती थी। आज अपने कहते हैं कि साहब शिव जी की भक्ति भारत में होती है, तो काफी साल 100 साल पहले तो पाकिस्तान में भी होती थी। तुम्हारा बाघा बॉर्डर तो 1947 में बना है, उससे पहले तो पाकिस्तान में भी होती थी, उससे पहले अफगानिस्तान में भी होती थी। आज के 501 साल पहले जाओगे तो हिंदू अफगानिस्तान में भी तो बैठे ही थे, अब खत्म हुए वहां से। थोड़ा साल और पीछे जाओगे तो ईरान में भी बैठे हैं। इसका मतलब भारतीय संस्कृति का विस्तार वहां तक है।
पूर्ण शिव जी की भक्ति किया करते। और शिव जी के इतने कट्टर भगत थे कि जब भी कोई युद्ध करने जाते नारे लगाते हर हर महादेव। ये हर हर महादेव का नारा ही हूण लाए हैं, इससे पहले अपने हर हर महादेव नहीं बोलते थे। आप अब कोई कोई काम करते तो बोल देते हो हर हर महादेव, इसका मतलब आप सारे क्या हो? क्या हो सारे? हूण यहाँ पर आए, हूणों की एक राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम है हरिया देवी। हूण किसके भक्त हैं? शिव जी। मेवाड़ वाले भी अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? एकलिंग। एकलिंग जी किसके भक्त? एकलिंग जी मतलब शिव जी। अल्लट हरिया देवी कह रहा है कि हरिया देवी मैं शिव जी का भक्त, तुम भी, क्यों ना दोनों मिलके शिव जी की भक्ति। अलग अलग भक्ति में क्या पढ़ा हुआ है आपने? तो अल्लट की हूण रानी का नाम क्या है? हरिया देवी। उसने शहर कौन सा बसाया? हर्ष का मतलब शिव जी है। हर्ष का मतलब भी क्या होता है? वो शिवपुर बसा रही है। शिव को उधर क्या कर लिया इन्होंने? हर्ष। तो दो बातें, अल्लट की मम्मी कौन है? अल्लट की रानी कौन है? इसका मतलब अल्लट के पापा ने और अल्लट ने दोनों ने विदेशी संबंध मजबूत किए। ब्याह कर करके, है ना। पापा ने राष्ट्रकूटों में ब्याह किया, अल्लट ने कहा ब्याह किया? उन्होंने कहा और विदेश से और कोई लाओ भाई, टाबर का ब्याह और कर देते हैं उधर की दरिया अपने। याद रहेगा आपके कि शक्ति कुमार का 8 पूरा अभिलेख क्यों पढ़ना है? ये बताता है कि हमारी संस्कृति मूवेबल है, आगे बढ़ने वाली संस्कृति थी, रिजिड नहीं थी, रुक नहीं रही थी, गतिशील संस्कृति थी। वो लगातार अपने अंदर परिवर्तन करती रहती, चेंजेस करती रहती, नए चेंज को स्वीकार करती रहती, नए लोगों को एक्सेप्ट करती रहती, अपने मिलाती रहती, आगे चलती। आई बात समझ में? तो अल्लट के 2 अभिलेख कौन कौन से हैं बताओ? सारनेश्वर प्रशस्ति और शक्ति कुमार का 8 पूरा अभिलेख तो अल्लट के बाद का है, पर अल्लट की जानकारियां दे रहा है अपने को। अल्लट की क्या जानकारियां दे रहा है? उसकी माता का नाम क्या? महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। और उसकी रानी का नाम क्या है? पूर्ण रानी हरिया देवी, जो क्या बसा रही है? हर्षपुर। सारनेश्वर प्रशस्ति कहती है उसकी राजधानी कौन सी थी? आहड़। मंदिर किसका था? वराह। व्यवस्था कौन सी? नौकरशाही। अमात्य क्या होता है? प्रधानमंत्री। अक्षपटलिक आय व्यय का अधिकारी। संधि विग्रह एवं शांति। बिस्काधीराज और राजा की प्रशंसा करने वाला बंदीपति। और चूंकि व्यापारिक केंद्र है तो कौन सी व्यवस्था की जानकारी? कर व्यवस्था। पहले बढ़ गई बात, अगला राजा लिखो। अगला राजा कौन है? जयत्र सिंह। जयत्र सिंह के टाइम में दिल्ली की तरफ से एक अटैक होता है। दिल्ली का राजा, उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? वो नागदा पर हमला करने के लिए आता है। नागदा के पास में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है भूताला। क्या नाम है? उदयपुर में नागदा के पास में एक जगह, उस जगह का नाम क्या है? भूताला। लिख लो, भूताला का युद्ध। मेवाड़ का राजा कौन है? जयत्र सिंह। दिल्ली का कौन सा सुल्तान हमला करने के लिए आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहाँ का सुल्तान है? दिल्ली। उतार लो, ऐसे कैसे उतार लो, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, इल्तुतमिश का नाम आप में से कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा, पर एक नाम आपने सबने पक्का सुना होगा, रजिया सुल्तान। सुना है? इल्तुतमिश रजिया के पापा है। रजिया के पापा का नाम क्या है? इल्तुतमिश। बाकी सब जगह आपने मुहावरा सुना होगा, रजिया फंस गई गुंडों में, सुना होगा आपने। तो बाकी जगह रजिया गुंडों में फंसती, यहाँ पापा फंसे थे। इल्तुतमिश को कूटा था इन लोगों ने यहाँ भूताला के अंदर। तो इस युद्ध में किसकी जीत हुई? जयद्र सिंह। देख लो, इस युद्ध में जयद्र सिंह की जीत हुई। जयद्र सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में जयद्र सिंह की जीत हुई। जयद्र सिंह वॉन दिस बैटल। जयद्र सिंह के सेनापति लिखो, कमांडर्स ऑफ जयद्र सिंह। जयद्र सिंह के सेनापति, एक का नाम था बालक और एक का नाम था मदन। कौन कौन है बताओ देखे? बालक और मदन। बालक और मदन। बालक और मदन किसके सेनापति है? जयद्र सिंह। किसके सेनापति है? जयद्र सिंह।
एक गुजरात के एक राइटर हुए, उन राइटर का नाम है जय सिंह सूरी। क्या नाम है? अच्छा, जिनके नाम के पीछे सूरी लगे इसका मतलब वो जैन है। कौन है? शेरशाह सूरी को छोड़ के, है ना। कई बार मैं ये बात बोल देता हूँ, जिनके नाम के पीछे सूरी लगे वो सारे के सारे कौन है? जैन। फिर स्टूडेंट वहां जाने से पहले पहले पकड़ता, सर आपके बुढ़ापे का असर है। सर आपने कैसे कह दिया सूरी सारे जैन होते? मगर है, पर सर शेरशाह सूरी, मगर पहली बात तो उस बंदे का नाम है शेरशाह सूर। क्या नाम है उसके? पता नहीं सूरी कैसे लग गया अपने इतिहासकारों द्वारा, उस बंदे का नाम शेरशाह सूर है। उसके बाकी पूरे परिवार का नाम इस्लाम शाह सूर, सिकंदर शाह सूर, सब आलम शाह सूर वैसे मिलते हैं, उसके नाम के आगे लग गया। और यदि सूरी मान बोलो तो वो उसको अपवाद छोड़ दिया जाए, शेरशाह सूरी को छोड़ के बाकी सारे सूरी है वो कौन है? तो एक राइटर है, उनका नाम क्या है? जय सिंह सूरी। और इन्होंने एक बुक लिखी है हमीर मद मर्दन। कौन सी बुक लिखी है? कौन सी बुक बताओ? और इस बुक के अंदर हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की? भूताला का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? जयत्र सिंह और किसकी जीत हुई? जयत्र सिंह के सेनापति कौन कौन है? जानकारी कौन सी किताब में? किसने लिखी? देखो, जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। इस युद्ध की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। इस युद्ध की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। इस युद्ध की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। कौन सी युद्ध की जानकारी मिलती है? भूताला युद्ध। किसकी जानकारी मिलती है? भूताला युद्ध की। कौन सी किताब में? हमीर मद मर्दन। किसने लिखी? अब अपने इसके नाम पर आते हैं, बुक का नाम बोलो। हमीर मद, मैं एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करता हूं। मर्दन का मतलब होता तोड़ना। मर्दन का मतलब क्या होता है ना? तोड़ दिया गया, मतलब मर्दन कर दिया गया उसका। मद, मद का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड तोड़ दिया गया। मद मर्दन मतलब क्या हो गया? घमंड तोड़ दिया। मद का मतलब क्या हो गया? घमंड। और मर्दन का मतलब क्या हो गया? तोड़ना। हमीर किसी का नाम है, हमीर मद मर्दन, हमीर का घमंड तोड़ दिया गया। किसे घमंड तोड़ दिया गया? फिर हमें लगता है इसमें अमीर तो कहीं है ही नहीं, इसमें राजा तो एक है जयत्र सिंह, एक कौन है? इल्तुतमिश। हमीर कहां से आ गया? फिर इसमें घमंड तो टूटा इल्तुतमिश का। हारा कौन है? वो दिल्ली से चला के आया था मेवाड़ पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन मेवाड़ वालों ने कुटामारी करके वापस भगा दिया, तो बेइज्जती किसकी हुई है? घमंड किसका टूटा है? किताब करिए किसका टूटा है? तो क्या ये भाई साहब, ये क्या लोचा है इसके अंदर? फिर जब हम उस बुक को पढ़ते हैं तो हमारे धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। मुसलमान राजा नए नए आए थे। आप यूं मान लीजिए इल्तुतमिश दिल्ली का पहला राजा है। इससे पहले कोई भी दिल्ली के अंदर मुसलमान राजा ने डायरेक्टली शासन नहीं किया। आ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे पहले आ गया था, पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बना रखी थी लाहौर। कौन सी थी? दिल्ली में आके मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर रहा था। कौन कर रहा है? 1192 में तो मुसलमान भारत में आए थे। पहली बार उनका भारत में कब्जा ही कब होता है? 1192, जब तराइन का दूसरा युद्ध वो जीत जाते। 1227, मतलब 30-32 साल की बात हुई, ज्यादा बात भी नहीं हुई। मुसलमान जो राजा थे इनको बोला करते लोग, क्या बोलते? जो रॉयल क्लास के लोग होते, राजा, मंत्री, उसके जो भी राजा के आगे भाई बंधु जो भी होते, उनको क्या बोला जाता? यार अमीर लोग है। ये कौन है? फारसी भाषा का शब्द है अमीर, जिसका मतलब होता है राज परिवार के लोग। राजा के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमीर। इसलिए किताब में बार बार ये लिखा हुआ है कि दिल्ली का अमीर इल्तुतमिश आया था, दिल्ली के अमीर इल्तुतमिश को हरा दिया गया, दिल्ली का अमीर इल्तुतमिश यहाँ पर हार के गया था, दिल्ली के अमीर को जतर सिंह ने हराया था। वो अमीर 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 होता होता अपनी भाषा में क्या हो गया? तो वास्तव में हमीर नहीं है, वास्तव में क्या है? अमीर मतलब राजा। राजा कौन है? अब कोई पूछे कि इसमें हमीर किसको कहा गया? बड़ी बड़ी बात। और देखो आज दिन तक ये शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी कोई पैसे वाला होता है, हम क्या कहते हैं? पहले पैसे वाला राजा ही होता था, तो राजा क्या बोलते हैं? अमीर। आज भी अपने कोई आदमी एटीट्यूड में भी होगा, भाई साहब ये अमीर हो गया आजकल, इसलिए इसमें घमंड आ गया, करते हैं ना ऐसी बातें। सेम की सेम बात देखो इस पुस्तक में, इन दिस बुक, इस पुस्तक में, इन दिस बुक, इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है।
इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर, रेफर किया गया उसे इस रूप में। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर, इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर। अब हमीर की जगह रिप्लेस करके लगा दो इल्तुतमिश। अब बुक का नाम बोलो, हमीर की जगह इल्तुतमिश बोलो। अब क्या होगा? इल्तुतमिश मद। अब समझ में आ रही है? इल्तुतमिश का घमंड टूट गया, टूटा ही है। हार के जाएगा तो बंदे क्या टूटेगा? घमंड टूटेगा। अब और सुनो, कौन सा युद्ध हारा इल्तुतमिश? मुसलमान राजाओं में एक बहुत अच्छी विशेषता थी, उनको जब भी लगता वो हार रहे हैं वो वापस पीछे हट जाया करते, वापस चले जाया करते। ठीक है, जैसे 20,000 सेना लेके आया कोई राजा और 5,000 आते ही मर गए 1 घंटे में, उसको समझ आया बाकी 15 भी 3 घंटे में चले जाएंगे। क्यों मरना भाई साहब? वो अपने बाकी 7 वालों का चप्पलें हाथ में लो, जितने तेज भाग सकते हो भागो। अपने 7 वाले कहते अरे नहीं लड़ेंगे, नहीं भाई साहब जान है तो अगली 15,000 बच गए, अगली बार 25,000 और लाएंगे, 40,000 आएंगे, फिर लड़ेंगे। और यही 15,000 मर गए तो अगला मौका भी अपने को मिलेगा। अपने राजाओं के साथ में ये समस्या थी। अपने राजाओं का 2 ही काम था, विजय या वीरगति। क्या था? या तो जीत जाएंगे या हार के वापस जाने को अपने वाले अच्छा मानते। और कोई हार के चला भी जाता तो अड़ोसी पड़ोसी जीने नहीं देते भाई साहब। बस इतना ही, दम नहीं है, पता चल गया पुदीना। और मैं कहता हूं राजाओं का टाइम छोड़ दीजिए, आज भी आप तो आरएस में फेल हो जाओ। आपके घर वाले, आपके पापा को, आप प्री फेल हो जाओ, आपके पापा कुछ नहीं है, पापा की कोई बात नहीं, पढ़ बैठे। जो एग्जाम देता है वो फेल होता है। कोई ने इस बार ट्राई की, फेल हो गया, अगली बार पास होगा, और अच्छी तैयारी कर ले, मैं पैसे लगाऊंगा। आपको लगता है मेरे साथ घर वाले खड़े हैं तो मेरे को और पढ़ाई कर लेनी चाहिए। 20,000 लोग ही प्री में पास होंगे, सारे तो कैसे पास होंगे? तू नहीं हुआ, अगली बार होगा, ऐसी बातें करते हैं। पर आपका कोई ना कोई पड़ोसी, उसको पता है कि तुम प्री फेल हो गए हो, फिर वो कहता है और रिजल्ट कब आ रहा है? अरे क्या करना है रिजल्ट का, है ना? मतलब मेरे को आता है 10th 12th में पढ़ा करते तब घर वालों को चिंता नहीं होती रिजल्ट कब आ रहा, अड़ोसियों पड़ोसियों को भाई साहब इतनी चिंता हुआ करती। तो अपना समाज आज भी वैसा ही है। आप आरएस का प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू दिया, बड़ी बात है ना, आपने मेहनत की तभी तो इंटरव्यू तक पहुंचे। भाई कितने लोग इंटरव्यू देते हैं? पूरे राजस्थान में 2,000। आप राजस्थान में 2,000 लोगों में पहुंचे, इसका मतलब मेहनती हो, संघर्षशील हो, मेहनत की, इंटेलिजेंट हो, तभी वहां पर आप पहुंचे। पर चूंकि सेलेक्ट तो कितने होने? 1,000। 1,000 तो घर आएंगे। पड़ोसियों को पता चल गया कि आप घर आ गए, आपका फाइनल सिलेक्शन। फिर वो पूछेंगे और एसटीएम साहब कहाँ है आजकल आपकी ज्वाइनिंग? पोस्टिंग कहाँ हो रखी है? उनको पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन तो अपने आज भी है। तो आदमी सोचता है यार या तो सिलेक्शन हो जाए या मैं आऊं नहीं गाँव। गाँव आते आसपास वाले बाद में खा जाएंगे अपने को। तो वैसे वैसे राजाओं के साथ समस्या थी, या तो जीत जाएंगे या मर जाएंगे, हार के वापस आएंगे। और अपने तो भाई साहब रानियां इतनी खतरनाक हुई है कि बापड़ा कोई आदमी हार के आ गया तो उसने कहा मैं तेरा तो मुंह ही नहीं देखती। तो उसको लगता है लुगाई से बेइज्जती करने से अच्छा है मर जाऊं मैं वहीं पे, मेरे को वापस जाने की आवश्यकता। पर इल्तुतमिश जब इस युद्ध में हारने लगा तो इल्तुतमिश यहां से भाग गया। अच्छा, अपने एक समस्या और थी, अपने भागती भी सेना का कभी पीछा नहीं किया कि दुश्मन की सेना भाग रही है तो उसका पीछा करना। और अपने लगा बेचारों को क्या मारना, जो भाग ही रहे हैं उनको मारना। उधर वालों का सिस्टम था कि भाग रहे हैं तो अब तो पक्का मारू रहे, भागने मत दो वरना भागे पहुंच गए तो और साथियों को लेके आ जाएंगे, बीच में सलटाओ इनको एकदम। जब इल्तुतमिश की सेना भाग रही थी, जतर सिंह ने सेना देखा कि इल्तुतमिश की सेना भाग रही है, उन्होंने कहा ओ भागे भागे जीत गए। तो उन्होंने तो भूताला में तमंचे भी डिस्को किया भाई साहब। इल्तुतमिश भागा तो भूताला से भागते हुए नागदा के पास से गया। कहां से गया? तो नागदा में घर जला गया वो, आग लगा गई उसकी सेना नागदा के अंदर। भाई सेना तो पूरी पूरी कहां गई हुई थी? भूताला। नागदा तो खाली पड़ा था, तो घरों में आग लगा गए, लूट गए घरों को। जयतर सिंह ने थोड़ी देर बाद में उन्होंने देखा यार नागदा में तो लूटपाट हो रखी है। तो जयतर सिंह ने एक बात समझ में आई कि राजधानियां कभी प्लेन इलाके में नहीं होनी चाहिए, ऊंची पहाड़ों में बनाई जाए राजधानी, ताकि दुश्मन जल्दी से चढ़ ही नहीं पाए, और चढ़ जाए तो भी इस प्रकार से लूटपाट है। इसलिए जयतर सिंह ने राजधानी बनाई, बाद में चित्तौड़। कहां बनाई? किला तो अपने पास ही तोड़ पड़ा ही है, उसको अपने क्या बना लेते हैं? राजधानी। लिखो, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिटर्निंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, रिटर्न करती हुई, वापस लौटती हुई इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिटर्निंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, नागदा को लूट लिया था। डेस्ट्रॉइड नागदा या डिमोलिस्ट नागदा, डिमोलिश किया उन्होंने, हानि पहुंचाई। नागदा को लूट लिया था, डिमोलिस्ट नागदा। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिटर्निंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, नागदा को लूट लिया था, रिटर्निंग नागदा।
अतः जैतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो जैतर सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज कैपिटल। अतः जैतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। सो जैतर सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज कैपिटल। अतः जैतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। सो जैतर सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज कैपिटल। जैतर सिंह ने किसको राजधानी बनाया? चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश तो हार के भाग गया। इसके बाद में एक राजा और बनता है वहां पर, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। कौन नाम था? दिल्ली का राजा चेंज हो जाता, दिल्ली का राजा कौन हो गया? नासिरुद्दीन महमूद को लगा कि यार इल्तुतमिश की तो चित्तौड़ में पार नहीं पड़ी, क्या पता मैं ट्राई करूं पार पड़ जाए। तो 1248 के आसपास में दिल्ली की तरफ से कौन अटैक कर देता है? नासिर। जैतर सिंह ने इसको भी हरा के वापस भगाया। तो जैतर सिंह दिल्ली के 2 सुल्तानों को हराकर वापस भगा देता। किस किसको? इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद। देखो 1248 ईस्वी में इन 1240 एडी 48 एडी 1248 ईस्वी में इन 1248 एडी इसने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। ही डिफीटेड नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। इसने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। ही डिफीटेड नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। ही डिफीटेड नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कौन से राजा को हराया था? नासिरुद्दीन महमूद। किसने किसने हराया था? अच्छा, अपने मेवाड़ के एक साइड में तो लगा करता था मालवा। क्या लगता? मालवा में राज हुआ करता परमारों का। किसका राज था? परमार। एक साइड में लगता गुजरात, और गुजरात में राज था चालुक्य। कौन सा वंश था? अच्छा, उस समय राजा महाराजा चाहते कि इधर कब्जा कर ले उधर कब्जा कर ले, सब तक यही चलता। चालुक्य चाहेंगे मेवाड़ पर कब्जा कर ले, मालवा वाले चाहेंगे मेवाड़ पर कब्जा कर ले, मेवाड़ वाले चाहेंगे उधर कब्जा कर ले। चालुक्य शक्तिशाली हुए। चालुक्य ने आहड़ पे कब्जा कर लिया था। कहां कब्जा कर लिया? ये शक्ति कुमार और बीच में जो राजा बने, इनमें शक्ति नहीं थी भाई साहब। तो चालुक्य ने कहां पर कब्जा करके? आहड़। क्यों आहड़ पे क्यों किया? व्यापारिक केंद्र है। कौन सा केंद्र है? तो भाई अब टैक्स मेवाड़ वाले लेते हैं, चालुक्य कब्जा कर लेंगे तो कौन ले लेंगे? चालुक्य। तो आहड़ पे कौन कब्जा किए बैठे? चालुक्य। पर जैतर सिंह शक्तिशाली था, चालुक्यों को आहड़ से यदि कोई बाहर निकालता है, वो भी कौन था? कौन था? जैतर। देखो, इसने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया था। ही गोट लिबरेटेड आहड़ फ्रॉम चालुक्याज। चालुक्य कहां के थे? गुजरात। कोष्टक में गुजरात लिख लेना बोले। इसने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया था। ही गोट लिबरेटेड आहड़ फ्रॉम चालुक्याज। इसने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया था। He got liberated आहड़ from चालुक्याज। आहड़ को किससे मुक्त करवाया था? चालुक्यों से मुक्त करवाया था। अब मुझे बताओ, वो गुजरात वाले चालुक्यों को हरा के आहड़ को मुक्त करवाता है, वो दिल्ली के इल्तुतमिश को हराता है, वो दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराता है। वो कमजोर राजा है, शक्तिशाली है? कैसा राजा है? शक्तिशाली। इसलिए अपने एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए, उनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? और दशरथ शर्मा कहते हैं कि जैतर सिंह का जो शासनकाल था, जैतर सिंह का जो टाइम पीरियड था, उसका जो टेन्योर था, उसका जो रिजीम था, लगभग 1213 से 1253 तक राजा रहता है। कब से कब तक रहता है? 1213 से लेके 1200। और वो कहते हैं उसका जो रिजीम था, उसका जो शासनकाल था, टेन्योर था, वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वो क्या था मध्यकालीन मेवाड़ का? वो जो मिडिवल मेवाड़ है, उसका गोल्डन एरा यदि किसी का टाइम है तो किसका टाइम है? जैतर सिंह। ऐसा कौन कहते हैं? है भाई, लगता भी है कि यार उस समय इसका मतलब यदि मेवाड़ दिल्ली को हरा रहा है, मेवाड़ गुजरात को हरा रहा है, तो मेवाड़ की शक्तियां कमजोर हो रही है कि शक्तिशाली? इससे पहले इतना नहीं था, अब ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। लिखो, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, जैत्र सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ जैत्री सिंह, कोष्टक लिख लेना 1213 से 1253। जैत्र सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ जैत्री सिंह, जैत्री सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़। कौन कहता है ऐसा? जैतर शर्मा। किसके शासनकाल के बारे में?
जयतर सिंह। क्या बताता है उसके शासनकाल को? स्वर्णकाल। कहां कहां का स्वर्णकाल? मध्यकालीन मेवाड़। कौन से मेवाड़ का? मध्य। अगला राजा लिखो, तेज सिंह। अगला राजा कौन है? ये तो तेज सिंह की एक रानी है, उसका नाम है जैतल देवी। क्या नाम है? अब राजधानी कौन सी बन गई इनकी? चित्तौड़। तो अब चित्तौड़ में मंदिर मंदिर बनवाया जाए भाई। तो इसने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? किसने बनवाया? किसकी रानी थी? कौन सा मंदिर बनवा रही है? कहां पे बनवा रही है? लिख लो। इसकी रानी जैतल देवी ने, हिज क्वीन जैतल देवी, इसकी रानी जैतल देवी ने, हिज क्वीन जैतल देवी, जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ड श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ड श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ड श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल एट चित्तौड़। इसी में एक हेडिंग डालो, इसी राजा में एक, मैं बुक का नाम लिख रहा हूं, आप हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा क्या है। एक बार आप लिख लीजिए बस। क्या नाम लिखा हुआ है बोलो देखिए? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोबारा बोलो, नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र, जैनों की किताब। मैंने कहा कि पुरानी सारी किताबें किसकी लिखी हुई है? जैनों की किताब आहड़ में बैठ के लिखी गई। कहां पर बैठ के लिखी गई? 1260 की बात है, आहड़ के अंदर ये किताब लिखी गई। अच्छा, क्या विशेषता? किताबें तो खूब सारी लिखी जाती है, इसमें ऐसा क्या है? इस किताब में चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए? एक साइड में लिखा हुआ है, एक साइड में चित्र है, एक साइड में लिखा हुआ है, एक साइड में चित्र है। ये मेवाड़ के सबसे पुराने चित्र है। इससे पुराने किसी किताब के अंदर हमें चित्र मिलते। तो अब कोई आपसे पूछ ले कि मेवाड़ का प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ऐसा ग्रंथ जिसमें चित्र बने हैं, वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण। वो चित्र बनाए किसने? उस बंदे का नाम है कमल चंद्र। किसने बनाए? कमल चंद्र ने। तो अब वो मेरे को बताओ, बुक का नाम बताओ दोबारा, क्या? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र। बोलो एक बार वापस बोलो। कैसा ग्रंथ है? कब? कहां पे? किसके द्वारा चित्रित किया गया? कौन से राजा के टाइम? किसके टाइम में? अब कोई पूछेगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ, जो कि मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, कौन से राजा के टाइम चित्रित किया गया? या तेज सिंह के टाइम ये ग्रंथ किसके द्वारा चित्रित किया गया? या तेज सिंह के टाइम ये ग्रंथ कमल चंद्र द्वारा कहां चित्रित किया गया? सारी बात याद रह जाएगी। इसी का डेस्क लगा के लिखो। 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में, इन 1260 एडी, कमल चंद्र ने इस ग्रंथ को चित्रित किया था। कमल चंद्र पेंटेड दिस टेक्स्ट। कमल चंद्र ने इस ग्रंथ को चित्रित किया था। कमल चंद्र डिपिक्टेड दिस टेक्स्ट। डिपिक्ट करना, चित्र बनाना। कमल चंद्र डिपिक्टेड दिस टेक्स्ट। कमल चंद्र ने इस ग्रंथ को चित्रित किया था। कमल चंद्र डिपिक्टेड दिस टेक्स्ट। यह मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। इट इज एन ओल्डेस्ट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। इट इज एन ओल्डेस्ट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ मेवाड़। अब मैं चित्रकला पढ़ाऊंगा तब वापस ये किताब में लिखवाऊंगा, तब याद आ जाएगी आपके? पहले कहां पढ़ी हुई? यह मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। इट इज एन ओल्डेस्ट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ मेवाड़। नाम बोलो बुक का, दोबारा नाम बोलो। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। कब? कहां पे? किसके द्वारा? कौन से राजा के टाइम? कौन सा ग्रंथ चित्रित किया गया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र। बोलो, वापस बोलो जी। पलटाई नहीं खाएगी, 4-5 बोल के देखना। श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक
याद हो जाएगा। अगला राजा लिखो। श्याम, श्याम कृष्ण भगवान का। अगला राजा कौन है? बिना राजा चेंज के रतन सिंह में हेडिंग डालो, देखो कुंभकर्ण। राजा मत चेंज करना, इसी में लिखो। कुंभकर्ण लिखो, आगे लिखो, इसमें लिखो। यह रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। या तो रावण का छोटा भाई था कुंभकर्ण, या रतन सिंह का छोटा भाई था कुंभकर्ण। यह रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। होता क्या था सुनना, देखो। राजाओं के राज में एक विशेषता ये थी कि जो सबसे बड़ा बेटा होता वो तो क्या बन जाता? राजा। बाकी जो उसके भाई होते ना, उनको किसी को एक गांव मिलता, किसी को दो गांव मिलते, किसी को तीन गांव मिलते। जिन भाइयों को गांव मिलते, इन भाइयों को बोलते सामंत। क्या बोला करते? राजधानी वाला इलाका कौन रखता? राजा। बाकी गांव किसको देता? भाइयों को। राजा राजधानी में रहता है, भाइयों को क्या बोलते? सामंत। ये भाइयों को जो गांव मिलते, इन गांव को बोला करते जागीर। क्या बोलते? या इनको बोलते ठिकाना। क्या बोलते? और जो राजा के पास जमीन होती उसको बोलते खालसा। क्या बोलते? वह भूमि जो सीधे राजा के नियंत्रण में होती, डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में होती, क्या कहलाती? खालसा। वह भूमि, वह लैंड जो राजा अपने भाइयों को अलॉट कर दिया करता, जागीर या ठिकाना। जिन भाइयों को जागीर या ठिकाने मिलते उनको क्या बोलते? सामंत। या इंग्लिश में बोलते फ्यूडल्स। फ्यूडल लॉर्ड या फ्यूडल्स बोला करते इनको। अच्छा, मेवाड़ में जो भी राजा बनता हो, नाम क्या लगा था? रावल। क्या लगा था? जैसे इनके सबके नाम देखो आप, बापा रावल, आलू रावल, आगे लगाए नहीं, आप लगा सकते हो। रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह, रावल रतन सिंह, इन सबके नाम क्या लगेगा? राव। ये जो छोटे भाई होते जिनको जागीर और ठिकाना मिलते, नाम क्या लगाते? राणा। क्या लगाते? उपाधियां थी। बड़ा भाई राजा बनेगा तो क्या लगा लेगा? रावल। जो भाई जागीर मिलेगी, सामंत बनेगा, क्या लगा लेंगे? राणा। ऐसे रतन सिंह का एक भाई, उसका नाम है राणा कुंभकर्ण। क्या नाम है? लगाना नहीं, अपने कुंभकर्ण पढ़ रहे हैं तो नाम क्या लगता है उसके? राणा। अब दो तरीके, एक तरीका तो है कि बड़ा भाई राजा बन गया, आप दो गांव लेके बैठ जाओ। एक तरीका है कि आपको लगे कि नहीं भाई साहब, दिल मांगे मोर, क्यों दो गांव लेके बैठ जाऊं, मेरे को पूरा राज्य चाहिए। दो तरीके हैं, एक तो भाई को मार दो, इस पे कब्जा कर लो। एक नई जगह जाओ, वहां पे कब्जा कर लो। नई जगह जाकर कब्जा करने के लिए भाई साहब जोर चाहिए। कुंभकर्ण वैसा ही आदमी था। कुंभकर्ण यहां से नेपाल चला गया। कहां चला गया? नेपाल में राजा बनता है। उसके नाम क्या लगता है? राणा। इसलिए नेपाल के जितने भी राजा बने वो कौन से हो गए? राणा। इसलिए वो नेपाल वाली ब्रांच कौन सी होगी? राणा ब्रांच। कौन सी ब्रांच? चित्तौड़ वाली ब्रांच कौन सी है? रावल। वो वाली ब्रांच है राणा। ऐसे गोहिलों की कितनी ब्रांच थी? नेपाल वाली कौन सी ब्रांच है? मेवाड़ वाली। बल्ले बड़ी बात। तो अब नेपाल में वो राणा ब्रांच है, उसका फाउंडर कौन है? किसका छोटा भाई है? समझ में आई बात? देखो, इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। He founded rule of Rana branch of Gohil dynasty in नेपाल। इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। He founded rule of Rana branch of Gohil dynasty. He founded a rule of Rana branch of Gohil dynasty in नेपाल। नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। He founded a rule of Rana branch of Gohil dynasty in नेपाल। नेपाल में कौन से वंश की? गोहिल वंश की। कौन सी शाखा? याद रह जाएगा। तो नेपाल में कौन से वंश का शासन था? गोहिल। वंश तो कौन सा है? मेवाड़ वाला वंश कौन सा? गोहिल। बांसवाड़ा में गोहिल, डूंगरपुर में गोहिल, प्रतापगढ़ में, वैसे नेपाल में। पर जो मेवाड़ वाले गोहिल है वो कौन सी ब्रांच के हैं? रावल। मेवाड़ वाले, सॉरी, नेपाल वाले कौन से हो गए? अब सुनो, भारत में राजा महाराजा खत्म हो गए 1947। 1947 आपका देश आजाद होता है, डेमोक्रेसी। कोई राजा महाराजा नाम की कोई भी चीज ही। नेपाल में राजा बन रहे थे 2008।
कब तक बन रहे थे? 2008 तक नेपाल के अंदर राजा बन रहे थे। और नेपाल में जो लास्ट राजा बने उनका नाम है राणा ज्ञानेन्द्र। क्या नाम है? 1302-3 के आसपास चला गया होगा ये बंदा। और राजा कब तक बन रहे थे वहां? 2008। मतलब कितने साल राज हुआ होगा? 700 साल बाद में भी राजा का टाइटल क्या है? जो 2008 में भी उनका राजा था उसका नाम क्या था? राणा ज्ञानेन्द्र। क्या नाम था? और नेपाल के सारे राजाओं ने राजस्थान ब्याह किए और राजस्थान के खूब सारे राजाओं ने नेपाल ब्याह किए। क्योंकि ये ठीक वैसा ही है कि अपने चाचा जी बेंगलोर चले जाते हैं बिजनेस करने, पटावरों में ब्याह करने वापस आ जाते हैं गांव। ब्याह बेंगलोर वालों में थोड़ी करेंगे, ब्याह तो गांव में ही करेंगे आके। नेपाल वाले चले गए थे नेपाल, लेकिन ब्याह सब के सब कहां करते थे? मुझे याद है 2008 में जब राणा ज्ञानेन्द्र वहां राज कर रहे थे और वहां राजा का राज हटने वाला था, डेमोक्रेसी आने वाली थी, तो ऐसी खबरें थी कि जनता राजा को पकड़ के मार सकती है। और दुनिया में खूब सारी जगह ऐसा हुआ है। भारत को छोड़ दीजिए, भारत के अलावा जहां भी राजाओं का राज खत्म हुआ है, राजा को टांगा है। वो बोले फ्रांस है, वो बोले रूस है, वो बोले ईरान है, वो बोले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो राजा को जेसीबी में लटका के बाहर 3 दिन तक टांग के रखा था। क्या के देखो रे राजा की हमने क्या हालत की। तो था क्या राणा ज्ञानेन्द्र को भी लटका सकते हैं? कई दिन अखबार में एक हेडिंग थी कि यदि नेपाल के राणा ज्ञानेन्द्र को लगा कि उनको नेपाल में किसी भी प्रकार का खतरा है तो वे सिक्कर में शरण ले सकते हैं। कहां शरण ले सकते हैं? आपने लगता है नेपाल का राणा है, शरण लंदन ले, पेरिस ले, और भारत में भी लेनी तो दिल्ली ले, बॉम्बे ले, राजस्थान में भी लेनी तो जयपुर ले, उदयपुर जा, ठेठ चोमू रिंगस क्रॉस करके सीकर और वैसा जगह नहीं मिली। पर नीचे उसमें और लिखा हुआ था क्योंकि राणा ज्ञानेन्द्र के राजकुमार पारस की शादी सिक्कर की राजकुमारी हिमानी के साथ हुई है। कोई भी बंदा संकट में रिश्तेदारों के पास ही जाएगा, उसके बेटे का सास रहा है। सिक्कर की राजकुमारी की शादी कहां हो रखी है? नेपाल। कहने का मतलब है कि नेपाल वाले यहां से गए थे, उसके बावजूद उनके भारत के साथ रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे। और जब तक नेपाल में राजाओं का राज रहा, नेपाल के भारत के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। जैसे ही नेपाल में बाद में राजाओं का राज गया और नेता आए, तो बाद में चीन ने हड्डियां फेंकी, चीन का लॉलीपॉप हम देंगे तुम्हें। उसके बाद से नेपाल और भारत के रिश्ते गड़बड़ाए हुए हैं। 1947 में जब आपका देश आजाद हो रहा था तो नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री, नेपाल के जो राजा थे उनका नाम था राणा त्रिभुवन देव। क्या नाम था? और राणा त्रिभुवन देव ने नेहरू जी कहा कि नेहरू जी आप आजाद हो ही रहे हो, हमें भारत में मिला लो। नेहरू जी ने कहा क्यों? अरे मिला लो यार, अलग पड़े नेपाल क्या करेगा। नेहरू जी ने कहा नहीं, हम खुद 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजाद होंगे और आज हम किसी पे कब्जा कर ले, कैसे मुंह दिखाएंगे लोगों को? अब तक कह रहे थे कब्जा गलत है, कब्जा गलत है, और खुद नेपाल को एक्वायर करके बैठे हैं। त्रिभुवन देव ने कहा नेहरू जी आप गलत समझ गए, अंग्रेजों ने तो आप पे कब्जा किया था, हम तो करवा रहे हैं खुद। हम कह रहे हैं हम पे कब्जा करो। तो नेहरू जी ने कहा क्यों क्यों करना है कब्जा? त्रिभुवन देव ने कहा नेहरू जी प्लीज थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ा कीजिए आप, हम लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है? लैंड लॉक, जिसके चारों तरफ लैंड है, समुद्र ही नहीं। वो देश जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं, व्यापार कहां से करेगा? दुनिया का पूरा ट्रेड तो सी रूट है, समुद्र से होता है, हम सामान कहां से मंगवाएंगे? और नेहरू जी वैसे भी नेपाल का मैप भारत के मैप के अंदर है। इंडिया का मैप देखो, इधर उत्तराखंड हिमाचल बीच के अंदर अपना क्या पड़ा है। हम तो वैसे आपके मैप के साथ फ्री में आ रहे हैं। तो जैसे एक राज्य है यूपी, जैसे एक राज्य है एमपी, जैसे एक राज्य है राजस्थान, वैसे एक राज्य बन जाएगा नेपाल। नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं त्रिभुवन देव जी ऐसा नहीं, और आप चिंता मत करो। क्या दिक्कत है? आपके व्यापार की दिक्कत है, हम आपको हमारा एक बंदरगाह देते हैं कलकत्ता। कौन सा बंदरगाह देते हैं? नेपाल को जो भी सामान मंगवाना है अमेजोन पे एड्रेस क्या डाल दो आप, तो आज दिन तक नेपाल का सारा सामान कौन से बंदरगाह पे आता है? फिर नेपाल का सामान ज्यादा आने लगे, हमने एक बंदरगाह और दिया, विशाखापत्तनम। कौन सा दिया? आज भी नेपाल का सारा सामान कहां पर आता है? कलकत्ता और विशाखापत्तनम। फिर यहां से हम ट्रकों में भर भर के कहां बेचते हैं। तो नेपाल के साथ अपने रिश्ते इस कदर रहे। हमने और कहा कि आप तो फिक्र मत करना, कोई आप भाई हो, अलग अलग बैठे हैं बस, नेपाल अलग भारत अलग, बाकी आप तो हमारे देश में आओगे तो वीजा भी नहीं लगेगा। इधर से उधर आओ, उधर से। और
आप नौकरी करो ना हमारे देश में आगे, क्या चिंता है? बस देश तुम्हारा अलग, हमारा देश। इसलिए नेपाली सारे के सारे भारत में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए अपने नेपाली अंग्रेजों के टाइम से अपने यहाँ नौकरी करने के लिए आने लग गए थे। अंग्रेजों की सेना के अंदर नेपाली खूब बहादुर होते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने नेपालियों को बहादुर कहना शुरू किया। इसलिए वो इतना फेमस वर्ड हुआ कि एटीएम के बाहर गार्ड साहब भी यदि कोई नेपाली अपने कहते और बहादुर, है ना? किसी होटल में कोई सेफ भी यदि नेपाली अपने कहते हैं और बहादुर, नेपालियों को कहना ही क्या लगे? बहादुर। ये नेपालियों को अंग्रेजों का दिया हुआ सरनेम है कि वो बहादुरी बोलने लग गए थे उनको। अब नेपालियों को हमने इवन यहां तक कहा कि तुम हमारी सेना में भी आ सकते हो। भाई कोई देश अपनी सेना में तो अपने देशवासियों को ही लेगा, दूसरों पे विश्वास थोड़ी हो। आज अपने किसी सेना में दूसरा देश का ले ले वो बिक जाए तो, पर नेपालियों पे हमें विश्वास था, अगर हमारे भाई हैं। हमने पूरी रेजिमेंट बनाई गोरखा। कौन सी रेजिमेंट है? गोरखा रेजिमेंट। बाकायदा है, मेरे वतन के लोगों ने गाते हैं तो उसमें बाकायदा लाइन है, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। तो गोरखा, गोरखा कौन? गोरखा अपने थोड़ी है। गोरखा कौन है? और गोरखा होते ही बहादुर, अपने को युद्ध वगैरह जितवाने के अंदर गोरखा खूब आगे रहे। 99 वाले कारगिल वॉर में तो गोरखा रेजिमेंट को खूब ही अच्छा योगदान था भाई। कारगिल वॉर के 99 वाले में पाकिस्तान ऊपर आगे बैठ गया, चोटियों पे कब्जा कर लिया, चोटियों पे कब्जा कर लिया। शुरुआत के अंदर अपने राजस्थान की रेजिमेंट में भेजी गई थी, गजब लड़ी अपने राजस्थान की रेजिमेंट। आप चूरू, सीकर, झुंझुनू का ऐसा कोई गांव नहीं देखेंगे जिसमें 99 में कोई शहीद नहीं है। पर फिर भी पहाड़ों पे राजस्थान वाला बंदा कैसे चढ़े? ऊपर चढ़ने की तो प्रैक्टिस नहीं थी। अपने कहते दोहरे पे चढ़ तो क्या पता भाग जाता अपने वाला, टिले पे चढ़ जाता, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने की तो प्रैक्टिस ही नहीं थी। फिर अपने वाले लंबे चौड़े थे शरीर के थोड़े, इसलिए पाकिस्तानियों को ऊपर से दिख जाते कि आ रहा है ऊपर बैठा आदमी, तो एक बम मारे तो 10 सैनिक मार दिए। फिर फाइनली हमें दिमाग में आया कि पहाड़ों पे कौन चढ़ सकते हैं? गोरखे। गोरखे होते भी तो गोरखों का गोरखों चढ़ जाओ। गोरखे पहाड़ जानते थे, गोरखे इधर से उधर से, पाकिस्तानी 5 बैठे ऊपर कि नीचे से कोई हिंदुस्तानी 100 भी आएंगे दर दर उड़ा देंगे इनको, लेकिन इतने में कोई गोरखा धीरे धीरे उधर से पास में जाकर त्या उसने मारे सबको जा जाके बाद में। तो नेपाल के साथ अपने कितने अच्छे रिश्ते रहे होंगे ये देख लो कि वो सेना तक के अंदर अपने आते हैं, है ना? तो नेपाल में ये जाने वाला पहला जो हमारा बंदा था कौन था? कौन था? किसका छोटा भाई था? अभी ना कोरोना में जो कुंभ का मेला लगा था, तो कुंभ के मेले के अंदर सरकार ने कहा अरे कोई कुंभ के मेले में नहीं जाओ, अरे कोरोना फैल जाए। पर अपने सर घरों में बैठे ना भाई साहब, कुंभ का मेला बाद में डुबकी लगा लेंगे, पाप 12 साल बाद में धो लेंगे अपने, लेकिन अभी कोरोना का डर है, हम जाएंगे। मैंने अखबार में एक दिन फोटो देखी कि नेपाल के पूर्व राणा ज्ञानेंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुंभ के मेले में डुबकी लगाने पहुंचे। नेपाल का राणा कुंभ के मेले में डुबकी लगा के जा रहा है, इसका मतलब वो मानता है कि हम कहाँ से आए हुए? भारत के। भारत में कहाँ से आए हुए? मेवाड़। कहाँ से आए हुए? तो मेवाड़ से जाने वाला जो बंदा था, वो बंदा कौन था अपना? कौन था? कुंभकर्ण। किसका भाई था? रतन सिंह का। इसी में एक हेडिंग और डालो, बिना राजा चेंज के एक हेडिंग डालो, लिखो पद्मिनी। लिखो पद्मिनी। लिखो यह रतन सिंह की रानी थी, शी वाज क्वीन ऑफ रतन सिंह। यह रतन सिंह की रानी थी, शी वाज क्वीन ऑफ रतन सिंह। लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं। लिखो यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, शी वाज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, शी वाज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, शी वाज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। पिता का नाम था गंधर्व सेन और माता का नाम था चंपावती। लिख लो, पिता फादर बराबर लिख लो गंधर्व सेन। और माता का नाम चंपावती। पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। माता का नाम? पिताजी का नाम क्या था? गंधर्व सेन। मम्मी का नाम क्या था? चंपावती। किसकी रानी थी? अब ऐसी कहानियां हैं जी, अपने कहानियां हैं कि एक दिन रतन सिंह जी के पास एक तोता आया। कौन है उनके पास? एक। और तोते ने आकर रतन सिंह जी यहाँ से 7 समंदर पार एक राजकुमारी रहती है, इतनी सुंदर राजकुमारी है कि वो जब पानी पीती है तो उसके यहाँ से दिखता है। और रतन सिंह जिस तोते के पीछे पीछे चले गए सिंहल द्वीप। कहाँ चले गए?
अपने इतिहासकार कहते हैं कि सिंहल द्वीप का मतलब है श्रीलंका। क्या मतलब इसका? इसका मतलब रतन सिंह जी कहां चले गए? वहां जाके पद्मिनी को ढूंढने का प्रयास किया, पर अगली राजा की बेटी महल में रहती, बाहर तो आए नहीं। रतन सिंह जी के पैसे टक्के खत्म हो गए, तो रतन सिंह जी वहां बन गए जोगी। क्या बन गए? सन्यासी बन गए, बाबा बन गए। और 7 साल तक बाबे के भेष में घूमते रहे। 7 साल बाद एक दिन सिंहल द्वीप के राजा को मिल गए। सिंहल द्वीप का राजा कौन है? गंधर्व सिंह। कौन है? उन्होंने पूछा, यार यंग मैन, इतनी युवा अवस्था में तुम सन्यास धारण करके घूम रहे हो, किसी अच्छे घर के मालूम होते हो? और उसने कहा कि साहब, मैं मेवाड़ का राजा रतन सिंह हूं। तो तुम ये युवा अवस्था में इस प्रकार क्यों घूम रहे हो, क्या कारण है? तो साहब, कारण तो आपके महलों के अंदर है। मैं तो आपकी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया था, पैसे टके खत्म हो गए, मिलने का कोई चांस बना नहीं, तो मैं क्या बन गया? जोगी। अब साहब, श्रीलंका के राजा को पता चला कि मेवाड़ का राणा खुद मेरी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया, वो बेचारा मना कहां करे? श्रीलंका बापड़ा छोटा सा देश, हमारे देश के मैप के साथ उनका मैप फ्री आता है। उन्होंने कहा, साहब धन घड़ी धन भाग, आप तो राजकुमारी को साथ में ले जाओ। और कहते भाई रतन सिंह वहां से पद्मिनी को लेके आ गया और यहाँ पे चित्तौड़ लेके आ गया। पर इन कहानियों में लोचे हैं। पहली बात तो रतन सिंह का शासनकाल ही 1 साल का है। शासनकाल कितना है? 1302 से 1300। कहां 7 साल जोगी बन गए? श्रीलंका गए, फिर एक तोता आया, तोते ने बताया। यदि ऐसे तोते बताते ना, तो सब लड़कों के पास एक एक तोता होता। ये कहते सर पढ़ाई करें नहीं करें, पहले क्या लाएंगे? और वो बता देगा कि भाई तू पार्क में फालतू में चक्कर मार रहा है, उधर 2 गली छोड़ के पीछे हम बताते हैं तेरे को, उधर जाया कर, थोड़ा ठीक रहेगा। पर तोते नहीं बोलते यार, तोते बोलते होते तो कोई ना कोई सब लोग ये जुगाड़ करते। इस कहानी में लोचे ही है कि वहां से लेके आ गया। पर ऐसा है कि, तो फिर बड़ा सवाल ये कि फिर पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? अपने राजस्थान के सोर्स ये कहते हैं कि बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल। कौन सी जगह है? पुगल नाम की एक जगह पड़ती है, और पुगल की राजकुमारी थी। और आज भी पश्चिमी राजस्थान में गांव के अंदर कोई बंदा, कोई लड़का ज्यादा नखरे करे कि भाई इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, ये मेरे को पसंद नहीं आई, वो नहीं पसंद आई, मेरे को तो ये चाहिए ये चाहिए, तो घर वाले कह देते हैं अरे देख लेंगे कौन से पुगल की पद्मणी आएगी। तो आज भी पद्मणी तो कहाँ की मानी जाती है? आज भी दोहे बोले जाते हैं कि पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिरमोड़, हे पुगलगढ़ की पद्मिनी तू सभी रानियों में सिरमोड़, जैसलमेर जलम लियो परणी गढ़ से तोड़। उस समय भाटियों का इलाका था जैसलमेर वाला, पुगल वाला इलाका। तो जैसलमेर के अंदर पैदा हुई और तेरी शादी कहां पर जाके हुई? चित्तौड़। पुगल 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 करते करते हो गया सिंगल 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 करते करते क्या बना गए? और सिंहल से अपने वालों ने जोड़ लिया श्रीलंका। ऐसा कुछ भी, ये केवल कहानियां, इन कहानियों का कोई भी लेना देना। कोई पुगल की एक राजकुमारी रही होगी, उसके यहाँ पर रतन सिंह के साथ शादी हुई है, ऐसा कहा जाता है। बेहद सुंदर थी रानी। रतन सिंह के दरबार में एक बंदा था, उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? और राघव चेतन ने एक दिन उसको देख लिया पद्मिनी को, और वो गिर गया नीचे। ये बात रतन सिंह जी को पता चली। रतन सिंह जी ने राघव चेतन कहा, राघव चेतन आज के बाद दिखे ना टांगे तोड़ दूंगा। बकवास आदमी। और राघव चेतन की बेइज्जती करके यहाँ से भगा दिया। अब राघव चेतन क्या करे, कहाँ जाए? तो दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त होता है। दिल्ली वालों से चित्तौड़ की बनती नहीं है, तो वो चला गया दिल्ली। और उन दिनों दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? और कहते इस राघव चेतन ने जाके अलाउद्दीन खिलजी को बताया, अलाउद्दीन खिलजी क्या ही बताऊं तेरे को मैं। और इसने सारी इस प्रकार की बातें बताई और अपनी कहानियां गति। इस चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने इधर क्या कर दिया था, अटे। तो अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताने वाला बंदा कौन था? देखो, राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। इसी में कंटिन्यू कर लो पद्मिनी वाली बात में। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। किसने बताया? राघव। बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके आना सारी।